जी हाँ, तो विद्यार्थियों एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉडल पेपर संख्या 2 में। जी हाँ, ये मॉडल पेपर आपको नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मतलब कि इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर इस साल के नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भाई बात करते हैं यहां पर मॉडल पेपर संख्या 2 की, जो कि हिंदी माध्यम के लिए है, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो भी इसको लास्ट तक देखेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए वैसे तो सेपरेट मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, लेकिन दोनों को दोनों आप देखेगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। भाई पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस पेपर में आपको आपका रोल नंबर डालना होता है, जैसे कि 1 6 4 3 2 1 0। ये मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर है, तो हमने यहां पर अपना रोल नंबर डाल दिया। फिर यहां पर बच्चे का नाम आएगा, जैसे कि मैं यहां पर एक बच्चे का नाम लिखता हूं अभिषेक। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है अभिषेक, ये मैंने नाम लिख दिया। फिर यहां पर बच्चे के हस्ताक्षर होते हैं, तो बच्चा अपना हस्ताक्षर यहां पर कर देता है। बात करते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है। यहां पर आपको परीक्षण पुस्तिका के ये जो अंक आपको दिए गए हैं, जैसे कि 34 50 002, इसको आपको चेक करना होता है कि जो आपकी ओएमआर शीट आपको दी गई है उसके अंदर सेम का सेम है कि नहीं है। और एक यहां पर है परीक्षण पुस्तिका कोड, जैसे कि यहां पर आर लिखा है, तो आपको चेक करना है कि आपकी ओएमआर शीट में भी ये है कि नहीं है। आइए नेक्स्ट आपको बता दें कि कुल आपको 2 घंटे का वक्त मिलता है और 100 अंकों के कुल 80 प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलते हैं, जहां पर प्रश्न संख्या 1 से 40 तक 40 प्रश्न आपको मानसिक योग्यता के 50 अंकों के मिलते हैं। प्रश्न संख्या 41 से लेकर 60 तक 20 प्रश्न आपको 25 अंकों के गणित के देखने को मिलते हैं और 61 से लेकर 80 तक 20 प्रश्न 25 अंकों के आपको भाषा के देखने को मिलते हैं, जहां पर कुल मिलाकर आपको 80 प्रश्न मिलेंगे। 100 अंकों का आपका यह एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपको वक्त मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं खंड संख्या 1 के बारे में, मानसिक योग्यता का भाग 1। भाई क्या कहता है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक। तो आइए दिखाते हैं कि क्या कुछ यहां पर आपको दिया गया है। देखिएगा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी और डी दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब कि इसका उत्तर आपको ओएमआर शीट में भरना है, लेकिन यहां पर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। भाई इसका कहने का मतलब क्या है, आपको 4 आकृतियां कुल मिलाकर दी गई है। चारों आकृतियों में से एक आकृति किसी प्रकार से भिन्न है, बाकी की 3 आकृतियां किसी ना किसी प्रकार से समान है। तो भाई आइए बात करते हैं यहां पर इस आकृति में। देखिए आकृति नंबर ए बी सी और डी ये दी गई है। भाई मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस पेपर के 80 के 80 प्रश्न में आपको समझाऊंगा, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भाई देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एक वृत्त दिया गया है, मतलब कि एक गोला दिया गया है। क्या दिया गया है भाई साहब, गोला दिया गया है, वृत्त दिया गया है। दूसरे में आपको एक वर्ग दिया गया है जिसकी 4 भुजाएं हैं। तीसरे में आपको 3 भुजाएं हैं। चौथे में आपके 4 भुजाएं हैं, लेकिन पहले में कितनी भी भुजाएं नहीं है। मतलब कि अगर हम यहां पर भुजाओं की बात करें तो भुजाएं है ही नहीं। ओके, एक भी भुजा यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। वृत्त की हमेशा जो भुजाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, अनगिनत भुजाएं होती है, असीमित भुजाएं होती हैं। तो भाई बाकी के कुछ ना कुछ भुजाएं हैं, मतलब कि सीमित भुजाएं हैं, लेकिन इसकी असीमित भुजाएं हैं। तो कौन सा उत्तर हो गया हमारा, ए सही उत्तर हो गया। ए हमारा सही उत्तर क्या हुआ, क्योंकि इसकी असीमित भुजाएं हैं लेकिन बाकी वालों की सीमित भुजाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। भाई दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है देखिएगा। सबसे पहली आकृति जो आकृति संख्या ए है, देखिएगा वहां पर क्या दिया गया है। वहां पर हमें दिया गया है कि एक वृत्त दिया गया है जिसको 4 भागों में बांट दिया गया है। भाई एक वृत्त दिया गया है ऐसे गोल, और उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। अब ये कि ये चीज सभी में की गई है, आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें भी वृत्त है, इसमें भी वृत्त है, इसमें भी वृत्त है और इसमें भी वृत्त है। सभी को 4 भागों में बांट दिया गया है। लेकिन यहां पर क्या है, वृत्त के अंदर एक भाग को खाली छोड़ा गया है। देखिए ये वाला भाग खाली है, यहां पर ये वाला भाग खाली है, यहां पर ये वाला भाग खाली है, यहां पर ये वाला भाग खाली है। लेकिन बाकी वाले 3 भागों में एक में वृत्त है, एक में मल्टीप्लाई का साइन है और एक में 3 भुजाओं वाली आकृति दी गई है। लेकिन यहां पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन के अंदर वृत्त
और 3 भुजाओं वाली आकृति दोनों के बीच में गुणा का साइन है, गुणा का चिन्ह है। दूसरे में क्या है, दूसरे में भी गोले और 3 भुजाओं वाली आकृति के बीच में गुणा का चिन्ह है। तीसरे में क्या है, तीसरे में भी गोले और 3 भुजाओं वाली आकृति के बीच में गुणा का चिन्ह है। लेकिन चौथे में क्या हो रहा है, चौथे में 3 भुजाओं वाली आकृति और गुणा के बीच में वृत्त आ गया, मतलब कि यहां पर बदलाव हो गया। यहां पर तो सब कुछ काम सही हो रहा था, ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, क्योंकि यहां पर गोले और 3 भुजाओं वाली आकृति के बीच में आ रहा था गुणा का चिन्ह, ये सभी में आ रहा था। लेकिन डी वाले में क्या हुआ कि 3 भुजाओं वाली आकृति और गुणा के बीच में गोला आ गया, तो भाई ये बदलाव आ गया। इस कारण से हमारा उत्तर क्या हो गया, डी हमारा सही उत्तर हो गया, जो कि सभी से भिन्न है। आइए नेक्स्ट हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, देखिए एक वृत्त दिया गया है जिसको इस प्रकार से सीधा सीधा 2 भागों में बांट दिया गया है। देखिए 2 लाइनें बीच में खींच दी और 2 भागों में बांट दिया। बी की बात करते हैं, बी में भी इस वर्ग को 2 भागों में बांटा, लेकिन यहां पर देखिए इस ऑप्शन नंबर ए में इसको इस प्रकार से सीधा बांटा गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी में खड़ा बांटा गया है, मतलब कि सीधा इस प्रकार से ऊपर से नीचे बांटा गया है। लेकिन इसके अंदर दाएं से बाएं था, लेकिन इसमें ऊपर से नीचे आ रहा है। इसमें भी दाएं से बाएं है, इसमें भी दाएं से बाएं है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, इन तीनों में आकृति को दाएं से बाएं बांटा गया है, दाएं से बाएं बांटा गया है, दाएं से बाएं बांटा गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है इसके अंदर ऊपर से नीचे बांटा गया है। तो भाई ये एक बदलाव आ गया, इसके अलावा कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इस कारण से हमारा उत्तर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई बच्चों बताइए ऑप्शन नंबर 4 का क्या उत्तर होगा। अब मैंने आपको 3 प्रश्न बता दिए, तो बताइए 4 का उत्तर क्या होगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। जी हाँ, तो बताइए 4 का उत्तर क्या होगा। बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। भाई चौथे प्रश्न में देखिए यहां पर एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, 4 भुजाएं दी गई हैं और चारों की चारों एक दूसरे के साथ मिली हुई है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा और पांचवी भुजा, सारी की सारी एक दूसरे के साथ मिली हुई है। यहां पर बात करते हैं एक भुजा, दूसरी, तीसरी और चौथी, सभी की सभी एक दूसरे के साथ मिली हुई है। देखिए ये सारी की सारी यहां पर मिली हुई है, ये सारी की सारी यहां पर मिली हुई है, ये सारी की सारी यहां पर मिली हुई है। इसके अंदर देखिए 1, 2, 3 और 4। भाई इसके देखिए 2 उत्तर हो सकते हैं। देखिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए पहली आकृति में 4 भुजाएं थी, दूसरी में 4 भुजा, सॉरी सी में 4 भुजाएं थी और चौथी में भी 4 भुजाएं थी, लेकिन बी के अंदर 5 भुजाएं थी। तो एक हमारा ये उत्तर हो सकता है कि भाई इसके अंदर 5 भुजाएं हैं, इस कारण से ये उत्तर है। लेकिन यहां पर एक और उत्तर है डी। क्यों है भाई, क्योंकि पहले में सारे की सारी भुजाएं एक बिंदु पर मिल रही है, दूसरे में भी मिल रही है, तीसरे में भी मिल रही है, लेकिन चौथे में एक भी भुजा नहीं मिल रही है। तो भाई सही अगर उत्तर देखा जाए तो ये होगा, क्या होगा, डी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें एक भी भुजा नहीं मिल रही है। अब यहां पर मान लीजिए कि यहां पर भी मान लीजिए 4 भुजाएं दी गई होती और चारों की चारों भुजाएं एक दूसरे के साथ मिल रही होती, तो हमारा उत्तर बी होता, क्योंकि बाकी सभी में 4 भुजाएं थी लेकिन इसके अंदर 5 भुजाएं थी। लेकिन यहां पर मैंने 5 भुजाओं वाला उत्तर क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या पता कि 1, 2 और 3 भुजाएं ही है, ये इस पूरी को एक भुजा मान लो। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला एक उत्तर होता है, तो इस कारण से हमारा उत्तर क्या होगा, डी वाला हमारा सही उत्तर होगा। आइए भाग संख्या बी की बात करते हैं। क्या कहता है भाग संख्या बी। भाग संख्या बी कहता है प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई है। उत्तर आकृतियों से समस्या आकृति के समरूप आकृति को चुने और अपने उत्तर को ओएमआर शीट में भरें। भाई इसमें क्या है कि यहां पर आपको देखिए समस्या आकृति दी गई है और यहां पर 4 उत्तर आकृतियां आपको दी गई है। भाई समस्या आकृति जो आपको दी गई है ये वाली, इसके जैसी की जैसी कोई ना कोई उत्तर आकृति होगी जो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। भाई बात करते हैं इसकी समस्या आकृति की। भाई समस्या आकृति में इस प्रकार से पहले देखिए एक आकृति बनाई गई है 4 भुजाओं वाली। भाई वो की वो आकृति सभी में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी सभी में है। लेकिन बात करते हैं इसके जैसी की जैसी। देखिए यहां पर एक लाइन जा रही है इस साइड, भाई इसके अंदर तो पूरी लाइन जा नहीं रही है, इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो गया। इसके अंदर भी ऐसी लाइन जानी चाहिए थी लेकिन नहीं जा रही है।
भाई इसके अंदर लाइन जा रही है, लेकिन ये लाइन इस लाइन को पार कर रही है, लेकिन यहां पर लाइन को पार नहीं करना है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया भाई? बी वाला सही उत्तर, सॉरी सी वाला सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं यहां पर क्या दिया गया है इस समस्या आकृति में। भाई समस्या आकृति में क्या दिया गया है कि एक इस प्रकार से 6 भुजाओं वाली आकृति है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 8 भुजाओं की आकृति है। अब 8 भुजाओं वाली आकृति सभी में दी गई है, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी सभी में दी गई है। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि ऊपर वाले भाग में एक सीधी ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींची गई है, नीचे वाले में भी खींची गई है और बीच में एक लाइन खींची गई है। तो ऐसी कैसी आकृति कौन सी? भाई देखिए यहां पर भी ऐसी कैसी ऊपर नीचे लाइनें हैं और बीच में एक लाइन खींची गई है। तो ये देखिए एकदम दोनों के दोनों सेम है, मैच कर रहे हैं, बिल्कुल समान है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। 7वां प्रश्न क्या कहता है? भाई देखिए 7वां प्रश्न में समस्या आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है, जहां पर एक आपको वृत्त दिया गया है और उस वृत्त के यहां पर 2 और वृत्त उसमें दिए गए हैं, लेकिन एक वृत्त को काला किया गया है, दूसरा वृत्त काला नहीं किया गया है। और एक इस प्रकार से जो है बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर एक ऐसी लाइन खींची गई है। तो भाई क्या है? देखिए ये वाला बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन ये वाला बिल्कुल सेम है, क्योंकि देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर एक वृत्त है जो काला किया गया है, यहां पर वृत्त है जो खाली है, और यहां पर एक इस प्रकार से लाइन खींची गई है। आइए 8वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहता है 8वां प्रश्न? समस्या आकृति क्या कहती है 8वें प्रश्न की? भाई 8वें प्रश्न की समस्या आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है, जैसे कि मैंने यहां पर आपके सामने हाईलाइट किया है, तो इस प्रकार की दी गई है। अब इसका उत्तर क्या होगा? देखिए ऐसी की ऐसी आकृति यहां पर हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है। भाई क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए दोनों के दोनों एकदम सेम है। बाकी में क्या है? देखिए यहां पर ऐसी लाइन खींची गई है, लेकिन यहां पर कोई लाइन नहीं है। यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए यहां पर लाइन भी खींची गई और यहां पर लाइन देखिए काट रही है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर बात करते हैं तो यहां पर भी देखिए कुल मिलाकर गलत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए भाग संख्या 3 की बात करते हैं। पेज संख्या 4 भाग संख्या 3 क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है, जिसका एक भाग लुप्त है। दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों पर गौर करें और उस उत्तर आकृति का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तित करने पर समस्या आकृति के पैटर्न को पूरा करने में के लिए समस्या आकृति के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। भाई देखिए क्या दिया गया है प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक। क्या है भाई कि भाई एक समस्या आकृति आपको दी गई है। यहां पर देखिएगा इस समस्या आकृति का एक भाग जो है वो लुप्त है। भाई देखिए इसके 3 भाग तो दिए गए हैं हमें, यहां से लेकर ये 3 भाग हमें दिए गए हैं, लेकिन एक जो चौथा भाग है हमारे यहां पर जो दिया गया है आपको, देखिए ये चौथा भाग जो है, ये चौथा भाग बिल्कुल खाली दिया गया है। इस चौथे भाग के स्थान पर जो ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई ना कोई आकृति फिट हो जाएगी। तो भाई बताना है कि कौन सी आकृति फिट होगी। तो भाई बात करते हैं यहां पर क्या होता है। भाई देखिए इस प्रकार की आकृति यहां पर भी बनेगी। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले रबड़ लेता हूं और इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। रबड़ लेकर इसको थोड़ा सा वापस मिटाता हूं ताकि हम यहां पर अपनी आकृति को बना सकें। ठहरिएगा, बात करते हैं। चलिए अब मैं यहां पर अपनी आकृति बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा भाई कि इस प्रकार से जो आकृति यहां पर ये बनी हुई है, ये आकृति वैसे की वैसी आकृति मैं यहां पर बनाऊंगा। तो ये मैंने बना दी, ये लीजिए। फिर देखिए पीछे से एक लाइन आ रही है जो बीचों बीच आकर रुक रही है। तो भाई बीचों बीच से मैंने एक लाइन खींच दी। फिर क्या हो रहा है, फिर देखिए एक ऊपर से नीचे दाएं से बाएं। तो भाई ऊपर से नीचे और ये ऊपर से नीचे यहां तक आ गए हम, और दाएं से बाएं यहां तक आ गए। तो भाई इस प्रकार की आकृति हमें यहां पर बनानी है। तो कौन सी है भाई ऐसी आकृति? देखिएगा बच्चों, बताइए मुझे क्या उत्तर होगा हमारा इस प्रश्न का। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें देखिए साइड में भी देखिए यहां पर और यहां पर 2 लाइनें बाहर की साइड आ रही है। भाई ये जो है यहां पर बाहर की साइड लाइनें आ रही है, लेकिन हमें बाहर नहीं आना है। तो ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। भाई देखिए बी हमारा एकदम सही बैठ रहा है, बी एकदम सही बैठ रहा है, लेकिन गलती कहां आ रही है कि बी ने जो है यहां पर लाइन को बाहर काट दिया है, बाहर निकाल दिया है। ये देखिए लाइन को बाहर निकाल दिया है, लेकिन हमें लाइन को बाहर नहीं निकालना। यहां पर देखिए लाइन को बाहर नहीं निकालना है। तो बी हमारा गलत हो गया। सी की बात करते हैं। भाई सी हमारा एकदम सही बैठ रहा है, क्योंकि सी में लाइन बाहर नहीं जा रही है और एकदम सेम का सेम हमारा फिट बैठ रहा है। तो सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। ओके,
बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 के बारे में। भाई प्रश्न संख्या 10 में समस्या आकृति क्या दी गई है, ये रही हमारी समस्या आकृति। समस्या आकृति देखिए, ये भाई प्रश्न बहुत ही अच्छा है बच्चों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आप मेरे को इसका उत्तर बताइए, फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए देखिए, समस्या आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है हमारे को, लेकिन समस्या आकृति को पूरा करते हैं। भाई देखिए यहां पर जो भी समस्या आकृति दी गई है, यहां पर देखिए बीच में एक इस प्रकार से जो है लाइनें खींची गई हैं दो, जो दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दोनों लाइनों से एक एक लाइन जो है वो इस प्रकार से काट रही है। देखिए यहां पर सबसे पहले यहां से यहां काटा, फिर यहां से यहां काटा, फिर यहां से यहां काटा, तो अब क्या होगा भाई बच्चों बताइए। सबसे पहले यहां से यहां गए, इस प्रकार से हमने इसको काटा, फिर हम यहां से यहां गए, इस प्रकार से इसको काटा, फिर इसको काटते हुए हम यहां से यहां आए, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा बच्चों बताइए, अब क्या होगा। अब यहां से काटते हुए हम इसको काटेंगे, देखिए है ना, एकदम हमारा पूरा पैटर्न बन रहा है ना। पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। भाई देखिए पहले नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आ गए। चलिए ये तो लाइन हमारी बन गई। फिर हम क्या करते हैं, देखिए फिर क्या होता है, जो हमने लाइन खींची हुई है यहां पर, इस लाइन में क्या करते हैं, देखिए यहां पर हम देखते हैं, बात करते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाकर आपको फिर से दिखाता हूं क्या हो रहा है, ठीक है। यहां पर मैं आपको मिटाकर दिखाता हूं कि भाई क्या कुछ हो रहा है। देखिएगा, देखिए यहां पर क्या किया, यहां पर ये लाइन खींच दी। ये लाइन खींचने के बाद एक उसके जस्ट सामने वाली जो है, सामने वाली जो लाइन है, क्योंकि इस लाइन से हमने लाइन खींची है, इसके सामने वाली लाइन से हमने इस प्रकार से तीन भुजाओं वाली एक आकृति बनाई। तो इसके सामने कौन है, ये वाली, तो हम यहां पर एक तीन भुजाओं वाली आकृति बनाते हैं। फिर क्या किया कि इसने इसको यहां से जोड़ा, मतलब कि जहां से आई उसके ऑपोजिट वाले से जोड़ा। ओके, तो मैं कहां से जोड़ सकता हूं इसको, यहां से इसको जो है, एक सेकंड में आपको मिटा के दिखाता हूं इसको यहां से फिर से, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है। तो देखिए यहां से मैंने इसको काट दिया, फिर क्या हुआ, यहां से हमने इसको लेकर के आ गए। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। ओके, तो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं हम इसको बच्चों बताइए, किस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा हम इसको एक बार फिर से पूरा मिटाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन हो रही होगी। हम यहां से इसको एकदम सही से मिटाकर फिर से आपको समझाते हैं कि हमने आखिर यहां पर क्या किया है। एक सेकेंड, चलिए भाई हो गया हमारा, साफ हो गया हो गया हो गया हो गया। देखिए सबसे पहले हमने यहां से यहां काटा था, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहां से यहां इसको काटे, ठीक है, काट दिया। फिर इसके सामने देखिए इस प्रकार से ये तीन भुजाओं वाली आकृति तो थी, तो हमने यहां पर तीन भुजाओं वाली आकृति बना दी, ठीक है। अब दो काम हमारे हो चुके हैं, अब इन दोनों को जोड़ना है। लेकिन जोड़ना कैसे है, जहां पर ये कट रहा है तो यहां से हम इसको यहां पर ऐसे जोड़ सकते हैं। तो भाई देखिए कौन सा उत्तर सही बैठ रहा है, ऐसी कैसी आकृति कौन बन रही है हमारी। देखिए मैंने आपको दो बार समझा दिया है, अब शायद गलती नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा होगा भाई, डी वाला हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा, डी वाला हमारा सही उत्तर क्यों होगा, क्योंकि एकदम ऐसी की ऐसी आकृति यहां पर डी में बन रही है। चलिए 11वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। देखिए इस 10वें प्रश्न को आप 2-3 बार देखना, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैंने आपको इसको मिटा मिटा के फिर से समझाया है। भाई बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वें प्रश्न में एक व्रत को पूरा करना है। तो भाई देखिए सबसे पहले ये व्रत यहां से पूरा हुआ, फिर ये व्रत यहां से पूरा हुआ, फिर इसमें एक लाइन ऐसे खींच देनी है। तो भाई कौन सी है, देखिए यहां पर अगर ये पूरी लाइन होती तो हमारा सही उत्तर होता, लेकिन ये नहीं है। यहां पर देखिए पूरी की पूरी लाइन आ रही है, व्रत भी पूरे हो रहे हैं, तो हमारा बी वाला सही उत्तर हो जाता है। 12वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। भाई एक समस्या आकृति दी गई है और एक उत्तर आकृति आपको दी गई है। समस्या आकृति में देखिए ये वाला भाग लुप्त है, लेकिन इसको हम पूरा करते हैं। कैसे करेंगे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे किया, इस प्रकार से यहां से यहां किया, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये हो गया। तो ऐसी कैसी आकृति कौन सी भाई, ऑप्शन नंबर सी में हमारी ऐसी कैसी आकृति है, जो कि क्या कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। आइए भाग चौथे की बात करते हैं और देखते हैं क्या कहता है हमारा चौथा भाग। भाई चौथे भाग में क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 13 से लेकर 16 तक बाईं और 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं और चौथी आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। समस्या आकृतियां श्रेणी क्रम श्रृंखला में है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध उत्तर आकृतियों से एक आकृति का चयन करें, जैसे समस्या आकृति के खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में संगत प्रश्न वाले संख्या के सामने वृत्त को काला
करें। भाई सबसे पहला हमारा 13वां प्रश्न, श्रृंखला। भाई यहां पर क्या होता है, श्रृंखला होती है। भाई एक श्रृंखला आपको दी गई होती है, जैसे कि पहले ये थी, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर एक पूरा वर्ग बन गया। तो भाई यहां से शुरू हुए और हम यहां तक पहुंचे, तो इसी प्रकार से एक श्रृंखला में आपको प्रश्न दिए गए होंगे। तो भाई देखिए, आपको 4 समस्या आकृतियां हैं, जिसमें से एक आपको भाग खाली दिया गया है और 4 उत्तर आकृतियां आपको दी गई है। उत्तर आकृतियों में से ऐसी आकृति को चुनना है जो कि खाली वाले स्थान पर आ सके। बात करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त दिया गया, जिसके अंदर इस प्रकार से ऊपर नीचे दाएं बाएं इस प्रकार से करके लाइनें खींची गई। देखिए यहां पर यह है समस्या आकृति 1, यहां पर यह है समस्या आकृति 2, यहां पर यह है समस्या आकृति 3, और यहां पर आएगी समस्या आकृति 4। लेकिन यहां पर क्या हुआ, देखिए समस्या आकृति 1 में 1 2 3 और 4 लाइनें थी, लेकिन 2 में क्या हुआ, 1 2 और 3, मतलब कि एक लाइन को काट दिया गया। तीसरे में एक लाइन और काट दी गई। भाई ये जो दोनों लाइनें थी, ये दोनों काट दी गई। तो भाई चौथे में क्या होगा, एक लाइन ऊपर से नीचे वाली या फिर ये वाली, दोनों में से एक को काट दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए एक लाइन को काट दिया गया है, तो हमारा उत्तर क्या होगा भाई, सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न हमें क्या कहता है। 14वें प्रश्न में क्या है भाई, एक इस प्रकार से 2 लाइनें खींची गई है और 3 इस प्रकार से गोले बना दिए गए हैं। लेकिन दूसरे में क्या किया गया कि ये जो लाइनें ऊपर नीचे थी, इसको घुमा दिया गया है इस प्रकार से, और यहां पर देखिए 3 भुजाओं वाली 2 आकृतियां बना दी गई। भाई देखिए लाइनों को घुमा दिया गया और 3 की जगह 2 आकृति बना दी गई। पहले 3 आकृतियां थी, अब 2 आकृति बना दी। फिर तीसरे में क्या हुआ, लाइनों को फिर से स्ट्रेट कर दिया गया, लेकिन फिर एक आकृति बनाई। तो भाई पहले 3 आकृतियां थी, 1 2 3, फिर 2 थी, फिर 1 हो गई। तो भाई यहां पर क्या होगा, 0 हो जाएगी, मतलब एक और घट जाएगी। पहले 3 - 2 किया तो 1 आया, फिर 1 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिर 0 आकृतियां बचेगी, लेकिन इसको फिर से घुमा दिया जाएगा। तो क्या उत्तर होगा हमारा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। भाई देखिए 15वां प्रश्न हमें क्या कहता है। 15वें प्रश्न में क्या दिया गया है, समस्या आकृति 1 हमें क्या कहती है। भाई देखिए समस्या आकृति 1, समस्या आकृति 2 3 और चौथी के लिए जगह खाली। क्या कहते हैं, यहां पर देखिए एक वर्ग बनाया गया है, जिसको 4 भागों में बांट दिया गया। इसको ऐसे घुमाया गया, देखिए इसको इस प्रकार से घुमाया गया, तो क्या हुआ, ये काले वाला भाग यहां पर आ गया, देखिए यहां पर आ गया, और ये जो था खाली वाला भाग ये यहां पर आ गया। फिर से इसको घुमाया गया, तो ये काले वाला भाग यहां पर आ गया और ये वाला भाग यहां पर आ गया। अब नेक्स्ट जब इसको हम घुमाएंगे तो क्या होगा, काले वाला भाग यहां आ जाएगा और ये वाला भाग ऊपर आ जाएगा। तो कौन सा है ऐसा, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो भाई आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। भाई देखते हैं क्या कहता है हमें हमारा 16वां प्रश्न। यहां पर ये 16वां प्रश्न हमें क्या कह रहा है, यहां पर देखिए समस्या आकृति की बात करते हैं। ये रही समस्या आकृति हमारे सामने, और ये रही हमारी उत्तर आकृतियां। भाई देखिए समस्या आकृति में सबसे पहली समस्या आकृति में क्या दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है कि ऊपर की साइड देखिए एक आधा वृत्त दिया गया है, मतलब कि छोटा सा वृत्त दिया गया है। उसके नीचे की साइड एक उल्टा वृत्त है जो कि आधा है, और नीचे एक डॉट दिया गया है। ओके, अब इतना हमें दिया गया है यहां पर। अब इतना दे देने के बाद आपके सामने देखिएगा इसके दूसरे स्टेप में, मतलब कि दूसरी आकृति के अंदर क्या दिया गया है, इस ऊपर वाले पूरे वृत्त को पूरा कर दिया गया, और इस डॉट को इस वृत्त में, जो कि छोटा सा वृत्त था, जो कि आधा वृत्त था, उसमें डाल दिया गया। फिर तीसरे में देखिए क्या किया गया कि ऊपर की साइड एक आधा वृत्त और जोड़ दिया गया। तो भाई अब चौथे में क्या होगा, इस वृत्त को भी पूरा कर दीजिए। ओके, मतलब कि ये एक वृत्त, दूसरा वृत्त, आधा वृत्त और उसमें डॉट, ये हमारी आकृति यहां पर बननी चाहिए। तो भाई कौन सी होगी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, क्यों नहीं समझ आया आपको, क्योंकि देखिए यहां पर एक आधा वृत्त था, फिर एक आधा वृत्त उल्टा था, और उसके नीचे एक डॉट था। लेकिन दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि आधे वृत्त को पूरा कर दिया गया और इस वाले आधे वृत्त में इस डॉट को ले आए। लेकिन तीसरे में क्या किया गया कि एक आधा वृत्त और आ गया। तो फिर चौथे में क्या होगा, इस आधे वृत्त को पूरा कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से यहां पर हमने पूरा किया था। तो हमारा क्या उत्तर होगा भाई, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं भाग संख्या 5 के बारे में। 17 से लेकर 20 तक के प्रश्न क्या कहते हैं बच्चों, देखिएगा प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृति के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट की 2 समस्या आकृतियों में एक निश्चित संबंध है, इसी प्रकार का संबंध दूसरे सेट की तीसरी और चौथी समस्या आकृति में भी होना है।
उत्तर आकृतियों से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अपने उत्तर को OMR शीट में भरें। भाई देखिए, यहां पर आपको क्या है कि 4 समस्या आकृतियां दी गई हैं और 4 ही उत्तर आकृतियां, लेकिन समस्या आकृति में एक समस्या आकृति का जो भाग है उसको खाली छोड़ा गया है। देखिए, ये वाला भाग जो है हर प्रश्न में खाली छोड़ा गया है। अब खाली छोड़ने के बाद आपको कहा गया है कि जो प्रथम आकृति और दूसरी आकृति, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, वैसा का वैसा संबंध तीसरी और चौथी आकृति में होगा। तो अपने को यह बताना है कि चौथी आकृति क्या होगी, जो कि उत्तर आकृतियों में से हमें बताना है। भाई देखिए, पहली और दूसरी आकृति में क्या संबंध है। भाई पहली आकृति सीधी थी, दूसरी आकृति में इसको ऐसे घुमा दिया गया। तो पहले ये ऐसे था, जब इसको घुमाया तो ये ऐसे हो गया, जो कि यहां पर है। तो भाई ऐसा कैसा संबंध यहां पर होगा, मतलब कि इसको भी हम ऐसे कैसे घुमा देंगे। तो भाई घुमाने के बाद क्या होगा, ये घूमेगा, तो मतलब ऐसे था, अब घूमेगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा उत्तर, भाई सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो भाई बच्चों बताइए 18वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भाई साहब बताइए, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा 18वें प्रश्न का। देखिए, बात करते हैं समस्या आकृतियों के बारे में और उत्तर आकृतियों के बारे में। 18वें प्रश्न में क्या है कि देखिए, एक इस प्रकार से वर्ग दिया गया है और उस वर्ग को इस प्रकार से काट दिया गया है। देखिए, वर्ग को काट दिया गया है, लेकिन इस वर्ग को पहले क्या किया गया, इस प्रकार से घुमाया गया। इस प्रकार से यहां से देखिए, यहां पर जब इसको हमने घुमाया, इस प्रकार से घुमाने के बाद क्या हुआ कि ये जो नीचे वाला भाग था यहां पर, और ये है भाग नंबर 2। ओके, ये था भाग नंबर 1, ये था भाग नंबर 2। तो जैसे ही घुमाया तो ये भाग नंबर 1 ऊपर आ गया और भाग नंबर 2 यहां आ गया। लेकिन भाग नंबर 2 को काट दिया गया, मतलब कि यहां से हटा दिया गया। तो सेम सिस्टम हमें यहां करना है, पहले इसको घुमाना है। तो भाई देखिए, नीचे वाला भाग हो गया भाग नंबर 1, ऊपर वाला भाग हो गया भाग नंबर 2। तो जब हम इसको घुमाते हैं इस प्रकार से, तो क्या होगा कि ये इस प्रकार से घूम जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से घूम जाएगा ये, और इसके ये वाला जो 2 यहां पर भाग दिए गए हैं, तो ये घूमकर यहां आ जाएगा और ये वाला घूमकर यहां आ जाएगा। अब हमें देखिए, ये जैसे कि यहां पर था भाग 1, तो अब भाग 1 यहां आ चुका है, भाग 2 यहां आ चुका है, लेकिन हमें भाग 2 को हटाना है, भाग 2 को हमें मिटाना है। तो क्या बचा हमारे पास, सी वाला हमारा सही उत्तर बैठ रहा है। तो भाई सी हमारा सही उत्तर हो गया। ये राशि हमारा सही उत्तर क्यों हुआ भाई, आपको इसी प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं भाई, देखिएगा, ये एक वर्ग था यहां पर, इस वर्ग को 2 भागों में बांटा, भाग नंबर 1 भाग नंबर 2। लेकिन जब इसको घुमाया तो भाग नंबर 1 जो है वो यहां आ गया, भाग नंबर 2 नीचे आ गया। अब भाग नंबर 2 को हमने मिटा दिया। तो इसी प्रकार से अगर हमने इसके नीचे वाले भाग को भाग नंबर 1 कहा था, तो हम इसको भी भाग नंबर 1 कहते हैं, इसको भाग नंबर 2 कहते हैं। जब हमने इसको घुमाया, तो घुमाने के बाद क्या हुआ कि ये आकृति ऐसी बन गई। ओके, ये आकृति ऐसी बन गई घुमाने के बाद। ठीक है, अब ऐसी बन जाने के बाद क्या हुआ, ये वाला पॉइंट जो था वो पॉइंट यहां आ गया, ये वाला पॉइंट यहां आ गया। लेकिन ये जो है ये भाग नंबर 2 है, ये भाग नंबर 1 है। भाग नंबर 2 को हमने मिटा दिया, तो पीछे कौन बचा, भाग नंबर 1, जो कि इस प्रकार से दिखेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही बैठ रहा है। बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। भाई 19वां प्रश्न क्या कहता है हमारे को, समस्या आकृतियां और उत्तर आकृतियां हमारे सामने है। देखिए, समस्या आकृति में पहली आकृति और दूसरी आकृति में क्या संबंध है। पहली आकृति और दूसरी आकृति में संबंध है कि पहली आकृति में ये वाला जो नीचे वाला चिन्ह है, ये वाला, इसको हम ऊपर ले आए हैं, और ये नीचे, ये जो चिन्ह है ऊपर वाला, इसको हम नीचे ले आए हैं। मतलब कि ये जब ऊपर जाएगा तो इस प्रकार से आ गया, ये जब नीचे आएगा तो इस प्रकार से आ गया, बीच वाली लाइन तो है ही है। तो सेम सिस्टम हमें यहां करना है। ये वाला जो है भाग, इसको यहां ले आते हैं और ये वाले भाग को यहां ले आते हैं। तो क्या हुआ, ये यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, जो कि हमारा उत्तर ए सही बैठ रहा है। तो भाई कौन सा उत्तर हुआ, ए हमारा सही उत्तर हो गया। बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो भाई बच्चों बताइए 20वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, समस्या आकृति 1 और समस्या आकृति 2, भाई क्या संबंध है इनके बीच में। इनके बीच में जो संबंध है वो क्या कहता है कि इसको जो है यहां से घुमाकर यहां ले आए, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा घुमाया गया, करीब 60 डिग्री के ऊपर इसको घुमाया गया, 60 डिग्री के ऊपर इसको घुमाया गया। इसी प्रकार से इसको भी 60 के ऊपर घुमाइए, तो ये वाला भाग यहां पर आया था, इसी प्रकार से ये वाला भाग क्या होगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, और ये वाला प्लस का साइन यहां आ जाएगा। तो क्या बना हमारा उत्तर, सी वाला सही उत्तर हो जाता है। भाई किस किस को समझ में नहीं आया है एक बार बता दीजिएगा, अगर नहीं आया तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा। 21वें प्रश्न की बात करते हैं, भाग संख्या 6, 21, प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 तक।
समस्या आकृति के एक रूप में ज्यामितीय आकृतियां वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर आकृतियों के रूप में ABCD के रूप में दिया गया है। तो भाई इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है कि आपको एक समस्या आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृतियां आपको दी गई हैं। समस्या आकृति का एक भाग लुप्त है, जैसे कि यहां पर देखिए ये समस्या आकृति है, इसका एक भाग लुप्त है। ये वाला भाग जो है देखिए, ये यहां से देखिए एक जिसका जो भाग है वो लुप्त है, लेकिन ये भाग को पूरा करने के बाद या तो आपके सामने 3 भुजाओं की एक आकृति बनेगी, या आपके सामने वर्ग बनेगा जो कि 4 भुजाओं का है, और या फिर आपके सामने वृत्त बनेगा। तो भाई क्या बन सकता है और उसको बनाने के लिए कौन सी उत्तराकृति ठीक बैठ रही है वो हमें बताना होता है। तो बात करते हैं, यहां पर देखिए इसको मैं पूरा करता हूं, ये यहां से लेकर यहां तक मैंने इसको पूरा किया। अब जैसे कि पूरा हो चुका है, ठीक है, अब ये पूरा हो चुका है, तो इस प्रकार की आकृति बननी चाहिए। देखिए यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, आप उसका थोड़ा सा एक बार सोच लीजिए भाई कितने का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कितना पतला है, छोटा है ना यहां से यहां तक, लेकिन इसमें देखिए कितना बड़ा बना दिया, तो भाई ये गलत हो गया। यहां पर भी ये देखिए कितना बड़ा बना दिया, और ये बड़ा ना भी हो तो भी देखिए यहां पर देखिए हमें इस प्रकार का भाग बनाना है, ये वाला। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, एक बार मिटा के दिखाता हूं यहां से। देखिए ये यहां पर देखिए इस प्रकार से ये बन रहा है, ये वाला भाग, लेकिन यहां पर देखिए ऐसे बन रहा है सीधा, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो चुका है। इसकी बात करते हैं, तो उसने देखिए बहुत ज्यादा पतला बना दिया, देखिए इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा कम दे, लेकिन हमें थोड़ा गैप ज्यादा देना है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो पीछे कौन बचा भाई? डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। भाई देखिए 22वां प्रश्न हमें क्या कहता है? समस्या आकृति, उत्तर आकृतियां। समस्या आकृति में हमें क्या दिया गया कि एक इस प्रकार से भाग काटा गया, लेकिन हम इसको यहां से भी जोड़ सकते हैं और यहां से भी ऐसे जोड़कर इसको एक वर्ग बना सकते हैं, इसको एक वर्ग बनाया जा सकता है, स्क्वायर बनाया जा सकता है। देखिए क्या हुआ इसमें, देखिए ये भाग यहां से जा रहा है और इस प्रकार से घूम रहा है, लेकिन अब इसको सही उत्तर हम बोल सकते थे, इसको हम यहां पर बैठा सकते थे, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? देखिए दिक्कत आ रही है हमें कहां पर बच्चों? देखिए दिक्कत आ रही है यहां पर, ये देखिए लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल देखिए सीधी जा रही है, लेकिन ये देखिए यहां पर इसमें क्या हो रहा है, लाइन थोड़ी सी यूं जा रही है, ये देखिए घूम कर जा रही है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। ये तो हमारा वैसे भी बैठ नहीं रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर बिल्कुल छोटा सा एक कॉर्नर है, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा कॉर्नर बना दिया गया है, तो इसके मुताबिक ये गलत हो गया। अब ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम यहां से इसको जोड़ेंगे तो ये एक वर्ग नहीं बन पाएगा, यहां से वर्ग नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके एक छोटे से भाग को लिया गया है, यहां पर कुछ नहीं बनाया गया है, तो इस हिसाब से ये हमारा नहीं होगा। तो पीछे कौन बचा? बी वाला हमारा सही उत्तर बैठ रहा है, क्योंकि अगर हम जो है इस प्रकार से इसको बनाएंगे तो बी वाला हमारा एकदम परफेक्ट इसके ऊपर फिट बैठ रहा है। ओके, तो बी हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऊपर की साइड देखिए लाइन खींची, ऐसे लाइन खींची और यहां पर लाइन खींची। देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूं, ये लाइन खींची, सीधी लाइन खींची और ये लाइन खींची। अब देखिए यहां से यहां तक ये हो गया। अब देखिए ऐसी आकृति कौन सी बन रही है? भाई देखिए प्रश्न संख्या में देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट लाइन जा रही है सीधी, लेकिन हमें लाइन को ऐसे करना है, ऐसे करके इस प्रकार से हमें लाइन बनानी, तो ये हमारा गलत हो चुका है। बी की बात करें तो बी भी सेट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए आप लाइन एकदम सीधी आ रही है, लेकिन यहां पर देखिए लाइन सीधी नहीं जा रही है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो सकता था, लेकिन यहां पर देखिए एक छोटी सी लाइन है, लेकिन यहां पर देखिए बड़ी लाइन खींची गई है, तो ये भी हमारा गलत उत्तर हो गया। तो पीछे कौन बचा हमारा पास? डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। भाई 24वां प्रश्न हमें क्या कहता है? 24वें प्रश्न में आप देखिए एक सीधी लाइन खींची हमने और एक यहां पर लाइन खींची। भाई देखिए इस प्रकार की आकृति बन रही है, यहां पर देखिए लास्ट में इस प्रकार से बनाना है हमें, लेकिन ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आप देखिए ये कहीं से भी सेट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इसके अंदर देखिए बाहर की साइड हमें जाना है, लेकिन ये खुद जा रहा है भीतर की साइड, तो ये हमारा गलत उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी तो भाई पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि इसके अंदर देखिए यहां पर सीधी लाइन जाकर लंबी जाकर, यानी कि ये यहां से जो लाइन है ये बहुत ज्यादा लंबी जा रही है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यहां पर क्या करना है, दोनों छोर से बराबर जो है काम करना है। ये देखिए यहां पर बराबर है दोनों, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम भाग संख्या 7 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 25 से लेकर 28 तक के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं? बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाई गई है और दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। किसी
दर्पण XY के अनुदिश रखे जाने पर समस्या आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर आकृतियों से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में संगत प्रश्न के सामने वाले वृत्त को काला करें। भाई देखिए, बात करते हैं। यहां पर आपको एक समस्या आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं और XY के रूप में, देखिए ये XY के रूप में जो ऐसी एक आकृति बनी है इसको कहते हैं दर्पण। मतलब कि एक कांच पड़ा है, उस कांच के अंदर जब हम यहां पर कांच रखा है, इसके सामने अगर किसी चीज को रखें, किसी भी वस्तु को रखें, तो वो कांच में उसका फोटो कैसा दिखेगा, कांच के अंदर उसका फोटो कैसा दिखेगा वो हमें बताना है। तो आप जानते हो कांच के अंदर फोटो उल्टा हो जाता है। जैसे कि कून की बात करते हैं, ये देखिए यहां पर कून है, तो कून में क्या है, ये जो एन है, ये एन जस्ट कांच के पास में आएगा, मतलब कि एन उल्टा हो जाएगा। तो कैसे होगा, एन ऐसे उल्टा हो जाएगा। ओके, मतलब एन ये भी हाल फिलहाल ऐसे है, तो एन ऐसे हो जाएगा। ओ में कोई फर्क नहीं आता और जो के है के भी उल्टा हो जाएगा। तो भाई देखिए, एन भी उल्टा, ओ में कोई फर्क नहीं है, तो ओ में यहां पर भी फर्क नहीं है, 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 लेकिन के यहां पर उल्टा नहीं है, एन यहां पर उल्टा नहीं है, तो डी हमारा गलत हो गया। बात करते हैं सी की। सी में इसको तो उल्टा कर दिया लेकिन के को उल्टा नहीं किया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो भाई देखिए पीछे क्या बचा, यहां पर के तो उल्टा है लेकिन इसको उल्टा नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाता है, जहां पर के और एन दोनों को उल्टा किया गया है। बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। भाई समस्या आकृति और उत्तर आकृतियां दोनों आपको दी गई है। भाई देखिए, समस्या आकृति आपको कैसी दी गई है, इस प्रकार की समस्या आकृति, एक फूल आपको दिया गया है जिसके सामने की साइड एक्स और वाई के रूप में एक कांच आपको दिया गया है। अब देखिए ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कि ये जो इमेज यहां पर बनी है ये ऐसे करके उल्टी बन जाएगी। ये इमेज यहां पर करके गोल ये बीच में आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे करके एंड ऐसे करके यूं ये बन जाएगा, मतलब कि उल्टा बन जाएगा। कांच में हर चीज उल्टी बनती है। तो भाई ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला हमारा एकदम सही बैठ रहा है। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत हो गए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो पीछे कौन बचा हमारा, भाई ये वाला सही हो गया। क्योंकि देखिए कांच के अंदर कभी सेम फोटो नहीं बनती, तो यहां पर सेम के सेम दिए गए, तो मतलब कि ये तो गलत हो चुका है। 27वें प्रश्न की बात करते हैं। 27वें प्रश्न की समस्या आकृति और उत्तर आकृतियां दोनों आपको दी गई है। समस्या आकृति देखिए किस प्रकार से दी गई है, इस प्रकार की समस्या आकृति है, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, ये तीर जो यहां से यहां जा रहा है वो उल्टा आएगा, अब यहां से यहां आएगा। ये तीर जो देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अब नीचे से ऊपर जाएगा, तो भाई ये ऐसे जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे बनेगा ये आकृति। देखिए ऊपर से नीचे जा रहा है, तो अब ये नीचे से ऐसे जाएगा। अब ये देखिए यहां से यहां आ रहा है, तो अब ये नीचे की साइड में इस प्रकार से जाएगा। अब ये देखिए ऊपर से नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। ये यहां से जैसे कि कांच बना हुआ है, तो ये उल्टा जाएगा, ये इस प्रकार से ये जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति बनेगी और ये वाला ये है चिन्ह यहां पर आ जाएगा। तो ये देखिए कैसी आकृति है, ये कौन सी बन रही है, क्योंकि सारा सिस्टम उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो है ये यहां से घूमेगा। अब घूमेगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला तीर यहां से घूमकर यूं आ जाएगा। ये वाला जो है ये यहां से घूमकर यूं आ जाएगा और ये वाला जो है यहां से घूमकर यूं आ जाएगा और ये पॉजिटिव का साइन इस साइन मिल जाएगा। तो कौन सा हमारा सेट बैठ रहा है भाई साहब, देखिएगा ये वाला जो सी वाला हमारा है एकदम सही उत्तर हमारे को देखने को मिल रहा है। 28वें प्रश्न की बात करते हैं। भाई 28वें प्रश्न में क्या है, समस्या आकृति और उत्तर आकृति हमें दी गई है। समस्या आकृति में जो ये दर्पण है इसको नीचे की साइड लगाया गया है। अब भाई नीचे की साइड का मतलब क्या होगा, इस प्रकार से उल्टा होगा। पहले ऐसे उल्टा हो रहा था, अब उल्टा यूं होगा। तो क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, पहले ये जो तीन भुजा वाली आकृति वो ऐसी बनेगी, ये तीर जो ऊपर जा रहा है वो नीचे की साइड आ जाएगा। तो क्या होगा हमारा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं भाग संख्या 8 के बारे में। भाग संख्या 8 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 में बाईं और समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है और दाईं और ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसी ही आकृति उत्तर आकृतियों से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में संगत संख्या वाले वर्त को काला करें। ठीक है, मतलब कि आपको ये फोल्डिंग वाले प्रश्न दिए गए हैं, अपने को ये फोल्डिंग वाले प्रश्न सॉल्व करने हैं। यहां पर सबसे पहला
29वां प्रश्न क्या कहता है भाई, देखिएगा समस्या आकृतियां आपको दी गई हैं, उत्तर आकृतियां आपको दी गई हैं। भाई समस्या आकृति में आपको क्या दिया गया है कि एक पेज दिया गया है, एक पेपर दिया गया है जिसको हम फोल्ड करते हैं। अब उसको फोल्ड करने के बाद जब उसको हम फोल्ड करके करके उसको कहीं ना कहीं अगर उसको अगर थोड़ा सा काट देते हैं, तो काटने के बाद उसको वापस खोलते हैं, तो खोलने के बाद वो किस प्रकार से दिखेगा वो हमें बताना है। तो बात करते हैं, यहां पर सबसे पहला देखिए, ये जो आकृति हमें दी गई है सबसे पहली आकृति, इसमें पेज को ऊपर की साइड फोल्ड किया गया, फिर इसको इस साइड फिर से फोल्ड किया गया, और फिर इसको नीचे की साइड और फोल्ड करके यहां से थोड़ा सा काट दिया गया। अब काटने के बाद ये कैसा दिखेगा ये हमें बताना है। तो भाई देखिए, जब हम इसको यहां से वापस खोलते हैं, ये वाला भाग हम जब वापस खोलते हैं तो ऐसी की ऐसी आकृति यहां पर बन जाएगी। जब इसको उस साइड वापस खोलते हैं तो एक यहां पर बनेगा और एक यहां पर बनेगा। ओके, इस प्रकार से बन जाएगा। और जब इसको जो हमने यहां से फोल्ड किया था इसको वापस खोलेंगे तो ये का या तीर जो यहां पर बन रहा है वो यहां बन जाएगा, ये यहां और ये यहां। तो कुल मिलाकर ऐसी आकृति बनेगी। कैसी? ऐसी आकृति बनेगी, जो कि कौन सी है हमारी? सी वाला सही उत्तर बैठ रहा है। आइए 30वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है हमारा 30वां प्रश्न? भाई एक पेज है, एक पेपर है जिसको पहले इस साइड फोल्ड किया गया, इस साइड फोल्ड किया गया, फिर उसको फिर से नीचे की साइड फोल्ड किया गया, और फिर नीचे की साइड फोल्ड करने के बाद उसके यहां पर दो प्रकार से ऐसे गोले काट दिए गए। अब इसको वापस खोलते हैं, तो वापस सबसे पहले ऊपर की साइड खोलते हैं। तो जैसे हम इसको ऊपर की साइड खोलेंगे तो क्या होगा? देखिए, ऐसे के ऐसे दो इमेजेस यहां पर भी बन जाएंगे। भाई क्या होगा? दो इमेजेस, क्योंकि जब इसको यहां से खोलते हैं तो एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको इस साइड खोलते हैं वापस, तो ऐसे कैसे दो यहां पर और दो नीचे, इस प्रकार से बन जाएंगे। तो भाई इस प्रकार से हमारा उत्तर कौन सा है? सी वाला सही उत्तर बैठ रहा है। बात करते हैं 31वें प्रश्न के बारे में। 31वां प्रश्न हमें क्या कहता है? इसमें सबसे पहले हमने ऊपर की साइड फोल्ड किया, ये रहा, फिर हमने इस साइड फोल्ड किया, और फिर यहां से थोड़ा सा काट के, यहां से थोड़ा सा काट दिया है ना, यहां से थोड़ा सा काट के इसको बीच में गोला काट दिया गया। अब इसको वापस खोलना है। तो जैसे हम इसको वापस खोलते हैं, जैसे ही हम इसको वापस खोलते हैं तो देखिए एक तो गोला यहां बनेगा, फिर इस साइड खोलते हैं तो एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, लेकिन यहां पर इस प्रकार से ये बन जाएगा क्योंकि हमने इसको यहां से काटा था थोड़ा सा, है ना। फिर इसको नीचे की साइड खोलते हैं तो क्या होगा? एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा, और ये एक वर्ग बन जाएगा बीच में। तो कौन सा उत्तर है भाई हमारा? डी हमारा सही उत्तर बैठ रहा है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 32 के बारे में। भाई प्रश्न संख्या 32 में क्या है? एक छोटा सा भाग इसको घुमा दिया गया, फिर इस छोटे से भाग को यहां से यहां इस साइड घुमा दिया गया, फिर इसके दो भाग यहां पर काट दिए गए नीचे की साइड। अब देखिए यहां से जो हमने फोल्ड किया था वो यहां तक आया था। अब इसको वापस खोलेंगे तो ये वाला जो गोला यहां पर है, ये का ये गोला यहां पर हमें मिलेगा। इसको वापस ऊपर की साइड खोलेंगे तो ये दोनों गोले हमें यहां पर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? दो गोले ऐसे ऐसे और एक नीचे वाला यहां पर है ही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस प्रकार की आकृति हमारे सामने बनेगी, जो कि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर बैठ रहा है। आइए बात करते हैं भाग संख्या 9 के बारे में। भाई प्रश्न संख्या 33 से लेकर 36 तक, प्रश्न संख्या 33 से 36 तक बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों से उस आकृति का चयन करें जिसे समस्या आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को ओएमआर शीट में दर्शाएं। भाई देखिए यहां पर आपको प्रश्न संख्या 33 से लेकर 36 तक जो आपको दिए गए हैं उसमें क्या दिया गया है? एक समस्या आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। समस्या आकृति में कागज के टुकड़े आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन कागज के टुकड़ों को मिलाकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। भाई देखिए यहां पर हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए एक आयत है, ये आयत इसके अंदर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ये गलत हो गया। यहां पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा में ऊपर की साइड कुछ और दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई भी हमारे पास कट पीस नहीं है, सो ये भी गलत हो गया। तो कुल मिलाकर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि देखिए ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, भाई जोड़कर हम ये बना सकते हैं। 34वें प्रश्न की बात करते हैं। 34वें प्रश्न की समस्या आकृति और उत्तर आकृति हमें दी गई है। समस्या आकृति में ये देखिए 4 भाग आपको दिए गए हैं। सबसे पहला 1 2 3 और 4। भाई देखिए इसमें हमें भाग 2 तो मिल गया, भाग 3 भी मिल गया, लेकिन भाग 1 और भाग 4 नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाग 1 और भाग 4
इस प्रकार से है, लेकिन ये इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, तो भी गलत हो गया। यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए भाग 2, भाग 3, भाग 1 और भाग 4 सबके सब दिए गए हैं, तो हमारा उत्तर बी वाला हो जाता है। बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में। भाई 35वां प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए 35वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, ये समस्या आकृति आपको दी गई है। इस समस्या आकृति से हम कैसे बना सकते हैं उत्तर आकृतियों को। भाई देखिए इसमें सबसे पहला 1 2 3, भाई ये स्कीम सबसे बेस्ट है। आपको जो जो भाग दिए गए हैं ना, आप उसको एक संख्या दे दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, जो भी है। अब 1 है तो 1 ये रहा, 2 की बात करते हैं, लेकिन 2 यहां पर हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो है ये 2 जैसा नहीं है। 2 में क्या है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन यहां पर नहीं बन रहा है, तो इस कारण से ये नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। अगर एक भी भाग नहीं मिल रहा है मतलब कि वो गलत है। यहां पर बात करते हैं भाग संख्या 1 हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, भाग संख्या 2 हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, और भाग संख्या 2 यहां पर मिल रहा है, भाग संख्या 3 हमें यहां पर मिल रहा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 36वें प्रश्न के बारे में। भाई 36वां प्रश्न क्या कहता है, समस्या आकृति और उत्तर आकृतियां। समस्या आकृति में क्या है, देखिए इस प्रकार से 4 भाग आपको दिए गए। तो देखिए सबसे पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, तीसरा भाग ये रहा, चौथा भाग ये रहा। भाई देखिए अब अगर इसकी बात करें तो यहां से आप इसको काट सकते हैं, सबसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। भाई देखिए सबके सब सेम आ रहे हैं, मतलब कि चारों भागों को मिलाकर एक आकृति बन रही है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, तो ए हमारा सही उत्तर हो गया। बात करते हैं 37वें प्रश्न के बारे में। भाई 37वां प्रश्न हमें क्या कहता है, प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 तक बाईं और एक समस्या आकृति दी गई है, और दाईं ओर देखिए हम इसको हाईलाइट करते हैं, बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुने जिसमें समस्या आकृति छिपी, सम्मिलित या फिर निहित है। अपने उत्तर को ओएमआर शीट में भरें। देखिए आपको यहां पर क्या है कि एक समस्या आकृति दी गई है और 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। अब ये देखिए समस्या आकृति जो है वो किसी न किसी उत्तर आकृति में छिपी हुई है, तो हमें वो बताना है कि भाई कौन सी समस्या आकृति में ये छिपी हुई है। देखिएगा यहां पर देखिए एक वृत्त है और उसमें उसके यहां पर एक लाइन है बीच में, ठीक है, व्यास है उसका। अब ये कहिए हमें कहां देखने को मिलेगा, भाई देखिए यहां पर लास्ट वाला ऑप्शन में ये रहा वृत्त और ये रहा इसका व्यास, यानी कि एकदम इसके अंदर छुपा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। बात करते हैं 38वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 38वां प्रश्न। भाई 38वें प्रश्न में इस प्रकार की आकृति देखिए, आप कहीं पर भी देख लीजिए, यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रही है, यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, बस एक मात्र ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रही है। इस प्रकार से देखिए यहां पर यह आकृति आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो गया। बात करते हैं 39वें प्रश्न की। 39वें प्रश्न की समस्या आकृति और उत्तर आकृति आपको दी गई है। अब देखिए 39वें प्रश्न की समस्या आकृति कुछ इस प्रकार से है और इसकी उत्तर आकृति में ये कहां पर हमें देखने को मिलेगी, देखिए यहां पर ये इस प्रकार से करके इस प्रकार से ये हमें सी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सी हमारा एकदम सही उत्तर होता है। बात करते हैं 40वें प्रश्न की। भाई 40वें प्रश्न में समस्या आकृति और उत्तर आकृतियां हमें दी गई है। भाई समस्या आकृति हमें क्या दी गई है, इस प्रकार से ये दी गई है, ई के जैसी आकृति बनाई गई है। अब ये देखिए कहां पर हमें मिल सकती है, भाई ये देखिए यहां पर इस प्रकार से ऊपर है, भाई यहां पर भी ये रहा ऊपर, इस प्रकार से नीचे है, भाई ये रहा यहां पर भी नीचे, इस प्रकार से ऐसे है, भाई ये रहा यहां पर भी ऐसे, और लाइन बीच में है, तो ये रही लाइन बीच वाली। एकदम सही सही हमारा आंसर बैठ रहा है, तो कौन सा उत्तर हो गया भाई, सी वाला हमारा सही उत्तर हो गया। तो ये थे हमारे मानसिक योग्यता के प्रश्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं खंड संख्या 2 जो कि है गणित के प्रश्न। जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग के लिए क्यों खास है ऑलराउंडर बीएसएस, बिकॉज आपको बता दें ऑलराउंडर बीएसएस के फुल कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल मिलती है, मॉडल पेपर के पीडीएफ फाइल का जो सॉल्यूशन है, जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लास्ट ईयर पेपर सारे के सारे देखने को मिलेंगे और उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जहां पर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सीखने को मिला है और क्या कुछ बचा हुआ है। मतलब कि एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को और इंस्टॉल कीजिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। धन्यवाद। तो देखिए क्या कहता है ये गणित का भाग। यहां पर
गणित का सबसे पहला प्रश्न 41वां प्रश्न हमें क्या कहता है, निम्नलिखित का सरलीकरण ज्ञात कीजिए। भाई अपने को क्या करना है, ये जो समीकरण या फिर ये जो इक्वेशन दी गई है इसका हमें सरलीकरण ज्ञात करना है बोर्ड मास वाले नियम से। भाई एक यहां पर बोर्ड मास वाला नियम यूज होगा। भाई देखिए सबसे पहले हम छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। छोटे वाले कोष्टक का सॉल्यूशन क्या होगा भाई, 3 सही 1/8 भाग 6 सही 3/12 ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हो गया 8 या 24 और 25, तो हो गया 25/8 25/8 बट्टा 12 सेकेंड 72 और 1 12 सेकेंड 72 और 3 75/12, तो 75/12। अब यहां पर हम क्या करते हैं 25/8 बट्टा 75/12, ये ऊपर जाएगा ये इसके ऊपर जाएगा। ओके, फिर हम क्या करते हैं देखिए 25 इंटू 12 बट्टा 8 इंटू 75, 25 से कम 25 25 दिए 75, इसको हम 4 से काटते हैं 3 बार, इसको 4 से काटा इसको 4 से काटा 2 बार, इसको 4 से काटा 3 बार। तो यहां पर आप देखिए 3 और 3 कैंसिल, तो 1/2 हमारे पास बच गया। तो यहां पर इस पूरे की जगह पर हम 1/2 लिख सकते हैं 1/2। अब यहां पर गुणा में क्या लिखा गया है देखिए 12 सेकेंड 72 और 1 73/6, ये मिल गया हमें। अब इतना मिल चुका है। बाहर की साइड क्या है 4 चौका 56 56 और 3 59, तो 59/4 यहां पर इसकी जगह पर आ गया। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ गया, और यहां पर क्या आ गया 73/6 गुणा 1/2। और फिर यहां पर देखिए इसको कोष्टक में लेते हैं हम, और कोष्टक में अगर ना भी लो तो कोई भी यहां पर अभी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये यहां पर हम इसको कोष्टक में ले लेते हैं। चलिए कोष्टक में इसको ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं यहां पर इसको माइनस में लिखते हैं। पीछे की साइड क्या लिखा है 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2 ये वाला हमने लिखा है अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा 59/4 माइनस में करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आएगा 73/6 दूने 12 आ गया। फिर यहां पर माइनस में 7/2। अब भाई इन सभी का हम क्या करते हैं एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो क्या आएगा 12 आएगा। अब देखिए 12 के अंदर 4 का भाग दिया 3 बार गया, 3 को 59 से गुणा कीजिए। ओके, माइनस में आइए 12 का दिया 73 आया, माइनस किया 6 आया 7 संग 42, तो 6 इंटू 7 आ गया। चलिए नेक्स्ट हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। भाई यहां पर क्या आएगा 9 × 27 27 का 7 ऊपर लगा 2 5 या 15 और 2 17 177 माइनस 73 माइनस 7 संग 42/12, तो इक्वल में क्या आ गया भाई। अब इसमें से इन सबको माइनस कीजिए, तो क्या आ गया यहां पर बच गया 104 में से 42 गए, 104 में से 42 गए, तो यहां पर पीछे क्या बचेगा अगर हम यहां से 2 माइनस करते हैं तो 102 और 62 पीछे बच गया। तो भाई 62/12 हमारा उत्तर होगा, जिसको हम 31/6 लिख सकते हैं। तो भाई देखिए इसमें 31/6 है कहीं पर नहीं है। देखिए 31/6 कहीं पर भी नहीं है, तो इस हिसाब से अपना क्या उत्तर होगा भाई डी हमारा सही उत्तर होगा। इनमें से कोई भी इसका उत्तर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम 42वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों बताइए 42वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 100 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 और 4 के उभयनिष्ठ गुणक है। देखिए यहां पर कहा गया है कॉमन फैक्टर के बारे में बात की गई है, सॉरी कॉमन गुणक मतलब कि मल्टीपल्स के बारे में बात की गई है। तो यहां पर पूछा गया है कि 100 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 और 4 की उभयनिष्ठ गुणक है। अब भाई देखिए हम चेक करते हैं 3 और 4 की। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है भाई लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि लसअप, मतलब कि छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणक कौन सा है भाई साहब 12 है। अब देखिए एक तो 12 हो गया, एक 12 को आप 2 से गुणा कर दीजिए, फिर एक 12 को 3 से गुणा कर दीजिए, फिर 12 को 4 से गुणा कर दीजिए, फिर 12 को 5 से गुणा कर दीजिए। तो एक तो हो गया 12, एक 24, एक 36, एक हो गया 12 चौक 48 और एक हो गया 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 7 84, 12 8 96, बस इतने होते हैं। तो भाई एक देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कितने हो गए कुल अपने। एक तो हो गया 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8,
कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं भाई। 100 से छोटे कितने होते हैं? 8 होते हैं, जो कि 3 और 4 दोनों के कॉमन मल्टीपल्स है। आपको क्या करना है? सबसे पहले दोनों संख्याओं का लसअप ज्ञात कर देना है, एंड उसके बाद उस लसअप को 2 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा कीजिए, 4 से गुणा कीजिए, 5 से गुणा कीजिए, 6 से गुणा कीजिए। इस प्रकार से आप उसको तब तक गुणा कीजिए जब तक कि 100 तक की छोटी संख्या ना मिल जाए, क्योंकि यहां पर हमें 96 मिल गया। अब 96 के बाद मैं अगर 12 को किसी संख्या से गुणा करता हूं तो वो संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी, तो वो हमारा उत्तर नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर 8 हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भाई बताइए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। भाई यही हमारा गलत है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक ओके नहीं, ये हमारा सही हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहां पर ये वाला देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। भाई प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होती है वह एक पूर्णांक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं पूर्णांक की बात करता हूं, तो भाई प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है? 1 है, 0 है, वो सब पूर्णांक है। तो भाई ये भी हमारा सही उत्तर है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 है। भाई ये हमारा गलत हो गया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। कौन है? 1 है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? सी हमारा सही उत्तर हो गया। बात करते हैं 44वें प्रश्न की, 44th क्वेश्चन की। 44वां प्रश्न कहता है, यदि राम अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलता है तो वह निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है। राम के घर और स्कूल के बीच की दूरी है। भाई यहां पर हमें क्या दिया गया है कि राम का एक स्कूल है और एक घर है। राम अपने घर से स्कूल जब जाता है, मान लीजिए ये है राम का घर और ये है राम की स्कूल, जब वो जाता है अपने स्कूल से घर, तो जब उसकी स्पीड मतलब कि जो चाल होती है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो उस समय वो जो है 15 मिनट देरी से पहुंचता है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। और जब उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वह जो है 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो वह 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। यह यहां पर दिया गया। अब यहां पर पूछा यह जा रहा है कि जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 15 मिनट देर पहुंचता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंचता है। तो भाई इसके घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो हमें पूछी गई है। तो भाई यहां पर एक फॉर्मूला आपको याद में रखना है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारे को? देखिएगा, फॉर्मूला कहता है कि दूरी जो होती है, दूरी वो बराबर होती है समय गुणा चाल। लेकिन यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पर हमें किस चीज का ध्यान रखना है भाई? यहां पर हमें ध्यान रखना है कि यहां पर हमें क्या कहा गया है कि उसको निर्धारित समय, तो हम मान लेते हैं कि उसका निर्धारित समय मतलब कि कितने मिनटों में उसे पहुंचना था, वो हम मान लेते हैं x मिनट, कि भाई राम को अपने स्कूल x मिनट में पहुंचना था। लेकिन जब राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था तो वो x प्लस 15 मिनट में पहुंचा, मतलब कि 15 मिनट लेट पहुंचा। तो हमने x के अंदर 15 को जोड़ दिया, ये क्या है? मिनट है। क्या है? मिनट है। लेकिन जब राम 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था तो राम x माइनस 15 मिनट में पहुंचा, मतलब कि 15 मिनट पहले पहुंच गया। तो भाई जितने मिनटों में पहुंचना था उससे पहले पहुंचा, तो उसमें से हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये आ गया। लेकिन अब यहां पर आप देखिए, इसकी एक तो स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें चाल दे दी गई है। यहां पर देखिए दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणा चाल। भाई समय यहां पर दिया गया है x प्लस 15 और चाल हमें दी गई है 3 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं? x प्लस 15 गुणा 3 किलोमीटर। लेकिन यहां पर हमें किलोमीटर दिया गया है, लेकिन यहां पर हमें मिनट में चेक करना है। तो हम क्या करते हैं? 3 में 60 का भाग दे देते हैं, तो ये क्या हो गया? 3 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया। पहले था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अब हो गया 3 किलोमीटर प्रति मिनट। बराबर में हम लिखते हैं x माइनस 15 गुणा में 4, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब वो चलता है तो वो x माइनस 15 मिनट में पहुंच जाता है। तो यहां पर बटा 60 कर दिया। भाई 60 से 60 कैंसिल हो गया। अब यहां पर मैंने बराबर क्यों किया? क्योंकि देखिए दूरी तो सेम हुई ना भाई। राम भले 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए, भले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए, राम के घर और स्कूल के बीच की दूरी तो सेम होगी ना।
तो भाई जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो भी आपको वही दूरी मिलेगी, यहां पर भी वही दूरी मिलेगी। तो हमने दोनों को बराबर में लिख दिया। फिर हम देखते हैं, इसको याद करते हैं क्या होता है। ये गुणा करता है तो क्या मिलेगा मेरे को, 3x प्लस 15 45 बराबर 4x माइनस 60। ओके, ये हो गया 60। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो मैं इसको इस साइड ले आता हूं और इस 3x को उस साइड लेके जाता हूं। तो क्या होगा, 45 प्लस 60 हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पर माइनस का है, यहां पर आ गया पॉजिटिव का। तो 45 प्लस 60 बराबर 4x माइनस 3x। तो क्या हो गया, 105 बराबर x, मतलब कि जो x है उसकी वैल्यू हमें मिल गई 105। अब इस 105 को हम इसके अंदर पुट करते हैं, कहां पर पुट करते हैं, यहां पर पुट करते हैं। तो भाई x क्या हो गया, 105 प्लस में हमने कर दिया 15 मिनट। तो भाई कुल मिलाकर कितने मिनट हो गए, 120 मिनट में वो पहुंचता है, जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो भाई 120 मिनट को जब हम घंटे में बदलते हैं तो भाई हो गए कितने घंटे, 120/60, 2 घंटे हो गए। अब इस 2 को जब हम 3 के साथ गुणा करते हैं, क्योंकि 2 तो घंटे हो गए और 3 हो गए हमारी चाल। तो भाई दूरी गुणा चाल क्या होता है, सॉरी, चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी। तो 6 किलोमीटर हमारा उत्तर हो जाता है। तो भाई क्या हो गया उत्तर हमारा, 6 किलोमीटर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 45वें प्रश्न की। यहां पर ये 45वां प्रश्न हमें क्या कहता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी के निकलने के 5 घंटे बाद रेलवे स्टेशन से निकलती है। भाई इस प्रश्न को सही से समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन, मतलब कि देखिए जो ट्रेनें होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है पैसेंजर और एक होती है मालगाड़ी। भाई पैसेंजर वाली में व्यक्ति बैठते हैं, मालगाड़ी में माल को भेजा जाता है। तो भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसकी है, एक पैसेंजर ट्रेन की है, जो कि मालगाड़ी के निकलने के 5 घंटे बाद रेलवे स्टेशन से निकलती है। भाई जब मालगाड़ी निकलती है उसके 5 घंटे बाद में पैसेंजर ट्रेन रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और यह मालगाड़ी को 3 घंटे में पीछे छोड़ देती है। मालगाड़ी की गति क्या है, भाई देखिए यहां पर आपको एक मैं स्थिति बताता हूं कि यह है हमारा, मान लीजिए रेलवे स्टेशन। ओके, यहां पर करते हैं, रेलवे स्टेशन ये रहा हमारा। इस रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी निकलती है, कौन निकलती है भाई, सबसे पहले मालगाड़ी निकलती है इस रेलवे स्टेशन से। 5 घंटे हो चुके हैं मालगाड़ी को और मालगाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है। अब मालगाड़ी को जब यहां से निकलने के बाद 5 घंटे हो चुके हैं, तो 5 घंटे बाद पैसेंजर ट्रेन यहां से निकलती है। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन यहां से निकलती है और इस पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हमें दी गई है। अब ये पैसेंजर ट्रेन 3 घंटे में, मतलब कि देखिए यहां से रवाना होने के बाद 3 घंटे में, मतलब कि 5 घंटे तो ये हो गए और 3 घंटे और, क्योंकि मालगाड़ी 5 घंटे पहले यहां से निकल चुकी थी, तो 5 घंटे बाद ये रवाना हुई है, तो 5 घंटे तो वो हो गए और 3 घंटे ये, 8 घंटों में, कुल 8 घंटों में ये पैसेंजर ट्रेन इसको पीछे छोड़ देती है, मालगाड़ी को पीछे छोड़ देती है, मतलब कि इतनी की इतनी दूरी पार कर लेती है जितनी की मालगाड़ी ने की है। अब यहां पर हमसे पूछा गया कि मालगाड़ी की स्पीड क्या है, गति क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न में आप सबसे पहले चेक कीजिए कि ये जो पैसेंजर ट्रेन है ये 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ी है। तो भाई कुल कितनी दूरी पार कर दी, 180 किलोमीटर। मतलब कि यहां पर क्या कहा गया कि इसने 3 घंटे में मालगाड़ी को पीछे छोड़ा है, मतलब कि मालगाड़ी ने भी 180 किलोमीटर ही पार किए हैं 8 घंटों में, क्योंकि 5 घंटे पहले रवाना हुई थी और 3 घंटे ये हो गए। अब आप 180 में 8 का भाग दे दो, तो यहां पर आपको ये मालगाड़ी की स्पीड मिल जाएगी। तो क्या हो गया भाई, यहां पर हो गया हमारे 50/90/4 किलोमीटर प्रति घंटा, 45/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी। भाई किस किस को समझ में नहीं आया मुझे बता दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसके प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ओके, इसके प्रश्न मैं आपको सेपरेट वीडियोस में अभी बताऊंगा। बात करते हैं
46वें प्रश्न की 5% प्रति वर्ष 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 साल में 2400 रुपए की राशि क्या होगी, मतलब कि 5% वार्षिक दर। अब देखिए यहां पर सिंपल सी एक प्रोसेस है, हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताना है, साधारण ब्याज के फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए यहां पर 5% क्या है, उसकी दर है, क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई आप जानते हो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा में 100। अब यहां पर मूलधन हमें दिया गया है 2400 रुपए। अब 2400 रुपए हमारे पास मूलधन है। देखिए कलर चेंज करते हैं अपन पहले, ये देखिए 2400 रुपए मूलधन है, ये 2400 रुपए। अब 2400 रुपए मूलधन को गुणा करना है किसके साथ, समय के साथ। लेकिन समय हमें पूछा गया है कि भाई कितने, सॉरी साधारण ब्याज पर 4 साल में, ठीक है 4 साल हमें दिया गया है तो 4 साल से गुणा कर दो, और 5% प्रति वर्ष दिया गया है तो इसको भी गुणा कर दो बट्टा में 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल। अब 24 गुणा 5 कितना होता है, 24 गुणा 5 कितना होता है भाई साहब, 24 अगर हम 20 गुणा 5 करें तो 100 होता है, 120 हो गया। 120 को 4 से गुणा करो तो क्या हो गया 480। अब 480 रुपए होते हैं ब्याज के और 2400 रुपए ये हो गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 2400 प्लस 480 2880 रुपए होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 47वें प्रश्न की, 3550 ग्राम के बराबर है। भाई देखिए 3550 ग्राम जो है, क्योंकि 1 किलोग्राम में कुल 1000 ग्राम होते हैं। अब 3550 है तो भाई 3 किलो तो ये हो गए, तो 3 किलो हो गए, मतलब कि 3000 ग्राम जो है वो 3 किलो हो गए, पीछे बच गए हमारे 550 ग्राम। ओके, तो अब यहां पर हम कह सकते हैं 3 किलो और 550 ग्राम हमारा सही उत्तर होता है। ये रहा हमारा सही उत्तर, हमारे को मिल गया। बात करते हैं 48वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 48वां प्रश्न, एक बरामदा 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है जिसे पत्थरों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक का माप 6 डीएम गुणा 5 डीएम है। तो भाई पत्थरों की संख्या क्या होगी। भाई एक बरामदा है जो कि आपके 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। अभी 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा का मतलब क्या हो गया, कितना इसका क्षेत्रफल हो गया 600 स्क्वायर मीटर, 600 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब आपको एक पत्थर का माप दिया गया है 6 डीएम गुणा 5 डीएम। अब यहां पर डीएम का मतलब क्या है भाई, मैंने आपको बताया था डीएम का मतलब क्या होता है। यहां पर डीएम का मतलब यहां पर होता है डेसीमीटर, मतलब कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर जो होता है उसमें 10 डीएम होते हैं, और 1 डीएम जो होता है, 1 डीएम जो होता है उसके अंदर 0.1 मीटर होता है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने को क्या बताना है, यहां पर 6 डीएम और 5 डीएम 2 बार दिए गए हैं, तो 6 डीएम बराबर हो गया 0.6 मीटर गुणा में 0.5 मीटर। तो भाई कुल मिलाकर कितना हो गया 30, और यहां पर आ गया 1 और 2.3 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक पत्थर का क्षेत्रफल मिल गया। अब कुल हमारे पास क्षेत्रफल है 600 का और एक पत्थर का है 0.30। अब इस पॉइंट को जब पीछे लेते हैं तो यहां पर 0 बढ़ जाएगा, और इस 3 से इसको काटते हैं तो यहां पर 20 आ गया। तो भाई 2, देखिए यहां पर जब हमने इसको काटा तो यहां पर हमें मिल गया 20 और पीछे 2 0, तो 2000 पत्थरों की आवश्यकता होगी। भाई 2000 पत्थरों की आवश्यकता होगी। जिस किसी को समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखिए सिंपल सा प्रोसेस था कि 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, तो उस पूरे बरामदे का हमने क्षेत्रफल निकाला 600 वर्ग मीटर। अब 600 वर्ग मीटर उस पूरे बरामदे का क्षेत्रफल है, लेकिन एक पत्थर का क्षेत्रफल है 6 डीएम गुणा 5 डीएम। अब भाई 6 डीएम को मीटर में चेंज किया तो 0.6 मीटर हो गया। अब 0.6 मीटर को 0.5 मीटर के साथ गुणा किया तो कुल मिलाकर 0.3 वर्ग मीटर मिल गया। अब 600 में 0.3 का भाग दिया, पॉइंट यहां से कैंसिल हुआ तो यहां पर 0 बढ़ गया, यहां पर 20 आ गया, तो 2000 पत्थरों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए
संख्या 35, देखिए संख्या 3,54,389 में 3 के स्थानीय मानों का योग है। देखिएगा संख्या हमें दी गई है, इसमें 3 के स्थानीय मानों का योग हमें बताना है। भाई जो संख्या 3 यहां पर दी गई है, एक तो ये रही और एक ये रही। भाई इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3, और पीछे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ गए। ठीक है, इसके पीछे 2 है तो 3 0 0। अब इनको जोड़ दीजिए, 0 0 0, सॉरी 0 0 3, एंड फिर ये आगे 0 0 3। भाई 300 300 ये हमारा उत्तर होना चाहिए। तो भाई कौन सा उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि स्थानीय मान क्या होता है? जो अंक है उसके पीछे कितने अंक है, उसके पीछे 0 आ गए। तो इसके पीछे 5 अंक थे, इसके पीछे 2 अंक थे, तो इसके पीछे 2 0 आ गए, इसके पीछे 5 0 आ गए, दोनों को जोड़ दिया तो 300 300, मतलब कि ये हमारी संख्या हमें मिल गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 50वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है। भाई देखिए 50वें प्रश्न की ओर बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा साफ करते हैं हमारे यहां से, फिर हम 50वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा 50वां प्रश्न इस मॉडल पेपर का हमें क्या कहता है। देखिएगा 50वां प्रश्न हमें क्या कहता है? 50वां प्रश्न हमें कहता है कि 5 सेंटीमीटर के ठोस घन अपने किनारों से जुड़े हुए हैं, परिणामी घनाभ का आयतन क्या होगा? मतलब कि 5 सेंटीमीटर के ठोस घन अपने किनारों से जुड़े हुए हैं। अब यहां पर घन का मतलब क्या हो गया? क्यूब हो गया। भाई इस प्रकार के 5 सेंटीमीटर वाले घन है, 5 सेंटीमीटर वाले 2 घन है। कितने घन है? 2 घन। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। 2 घन है, यहां पर मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए 2 घन यहां पर दिए गए हमारे को। एक तो इस प्रकार से ये रहा, घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। ये रहा एक क्यूब, और दूसरा क्यूब की जस्ट इसके पास में है, दूसरा क्यूब भी जस्ट इसके पास में है। अब इस क्यूब जो होता है घन, उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसकी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर हो गया, अब यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर हो गया, और यहां से यहां के बाद यहां भी 5 सेंटीमीटर है, तो कुल मिलाकर 10 सेंटीमीटर हो गया। अब 10 सेंटीमीटर ये हो गया, इसकी लंबाई हो गई, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो घनाभ होता है, घनाभ जो होता है, इसमें पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब देखिए घनाभ का जो आयतन होता है, वॉल्यूम, वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए इसकी लंबाई तो है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी 5, और ये भी 5, तो 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा? 250 सेंटीमीटर क्यूब हमारा सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट 51वें प्रश्न के बारे में। भाई देखिए 51वां प्रश्न हमें क्या कहता है? 135% के बराबर है। अब यहां पर देखिए 135% किसके बराबर है? तो देखिएगा 135 जो है, अब आप अगर, मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिशत होता है वो होता है 1/100 के बराबर, प्रतिशत होता है 1/100 के बराबर। तो भाई इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं, 1/100 आ गया। अब 2 जीरो है तो मतलब 1.35 हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 52वें प्रश्न के बारे में। भाई 52वां प्रश्न क्या कहता है? केलों को 6 केले प्रति 5 रुपए से खरीद कर 8 केले प्रति 11 रुपए से बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। भाई देखिए यहां पर क्या दिया गया है? 6 केले 5 रुपए से खरीदे गए, 6 केले प्रति 5 रुपए से खरीदे गए, मतलब कि 5 रुपए में 6 केले खरीदे गए और 11 रुपए में 8 केले बेच दिए गए, तो कितना लाभ या हानि हुआ? देखिएगा अब यहां पर 1 केले का मूल्य क्या है? देखिए अगर 6 केले 5 रुपए में खरीदे गए तो 1 केले का मूल्य क्या होगा? 5/6 रुपए। ठीक है, 8 केले 11 रुपए में बेच दिए गए, तो 1 केले का मूल्य क्या हुआ? 8/11 रुपए। ये हो गया, सॉरी यहां पर होगा 11/8 रुपए, यानी 1 केले का मूल्य। ठीक है, ये हो गया 11/8 रुपए। अब यहां पर देखिए 11/8 रुपए में 1 केला बेचा गया, लेकिन 5/6 रुपए में उसको खरीदा गया था। अब यहां पर लाभ हुआ या हानि हुई, वो चेक करते हैं। देखिए यहां पर आप क्या कीजिए, ये चेक कीजिए कि ये 11/8 जो है,
ये 5/6 का कितना प्रतिशत है? तो 11/8/5/6 गुणा आ जाएगा 100। ये 6 ऊपर आ जाएगा, 8 यहां आ जाएगा, तो क्या मिल गया मुझे कुल मिलाकर 11 × 6 कितना होता है? 66, मतलब कि 66 बटा में आ गया 8 × 40 गुणा में आ गया 100। 0 से 0 कैंसिल, या फिर आप अगर कैंसिल ना करो, मान लीजिए 0 से 0 को कैंसिल, हाँ ठीक है कैंसिल कर देते हैं, और यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया 2, 2 से काटा 33 यहां पर आ गया, तो 33 × 5 कितना हो गया भाई साहब? 33 × 5 हो गया 5 या 15, और यहां पर हो गया एक हासिल आ गई 5 15 16, 165% है, मतलब कि 65% का फायदा हो गया। अगर ये यहां पर 165 की जगह 85% होता तो हमें 15% का घाटा हो जाता, लेकिन ये ज्यादा है, मतलब कि 100% से ज्यादा है, मतलब कि 65% ज्यादा है, तो 65% हमें फायदा हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। एक केले का मूल्य ज्ञात कीजिए कि भाई एक केला कितने में खरीदा था और एक केला कितने में बेचा गया, और जो बेचा गया वो खरीदने वाले का कितना प्रतिशत है, तो वही हमारा उत्तर मिल जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, देखते हैं क्या कहता है हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3, 4 और 5 से विभाज्य है? 2, 3, 4 और 5 से विभाज्य कौन सी संख्या है? देखिए, आप क्या कीजिए, 2, 3, 4 और 5 का लसप ज्ञात कर दीजिए। क्या कीजिए? लसप ज्ञात कर दीजिए। 2, 3, 4 और 5 क्या होगा? 2, 1, 3, 2, 5, तो यहां पर 3, 2 और 5 आएंगे, 5 दूने 10, 30 दूने 60, भाई 60 हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम 54वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 54वां प्रश्न क्या कहता है? एक लड़का एक दिन में एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है और बाकी बचे हुए भाग में से 4/5 भाग वो अगले दिन पढ़ता है। यदि उसने अभी तक 45 पृष्ठ नहीं पढ़े हैं तो पुस्तक में कुल कितने पेज हैं? भाई यहां पर यह प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। एक लड़का एक दिन में एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ लेता है। भाई देखिए, एक पुस्तक का मान लीजिए कुल मिलाकर एक भाग होता है, कुल मिलाकर अगर हम पुस्तक की बात करें तो एक भाग हो गया, लेकिन एक भाग में से उसने 3/8 भाग एक दिन में पढ़ लिया। ठीक है, अब जो बाकी बचा हुआ भाग है, तो देखिए जब आप एक भाग में से 3/8 भाग घटाते हो तो पीछे बचे 5/8 भाग। अब 5/8 भाग बचा हुआ है, इसमें से जो है ये 4/5 भाग नेक्स्ट डे पढ़ लेता है। तो भाई 5/8 का 4/5वां भाग इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, मतलब कि उसके साथ गुणा किया जाता है। तो 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 1/2, मतलब कि ये 1/2 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। भाई पहले दिन ये 3/8 भाग पढ़ता है और दूसरे दिन ये 1/2 भाग पढ़ता है, कुल मिलाकर एक भाग होता है। अब ये जो है, ये एक में से जब हम इसको माइनस करते हैं तो पीछे 45 पृष्ठ बच जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ज्ञात कीजिए कि भाई कितना भाग बचा हुआ है। तो देखिए यहां पर हम 1 लेते हैं और 1, 8 और 2 का हम लसप ज्ञात करते हैं, 8 मिलता है हमें। क्या मिलता है भाई? 8 हमें लसप मिलता है। 1 का भाग दिया, 8 आया, 8 को 1 से गुणा किया तो हमें 8 मिल गया, माइनस आ गया 3, माइनस में 2 का दिया तो 4 आ गया। ठीक है, तो 8 में से 7 गए, बच्चा में 8 आया, 1/8 हमें मिल गया। चलिए अब देखिए 1/8 भाग जो है, 1/8 भाग जो है वो अभी तक बचा हुआ है, 1/8 भाग बचा हुआ है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं कि कुल 45 पृष्ठ बचे हुए हैं। अगर 45 पृष्ठ बराबर 1/8 भाग है तो एक भाग में कितने पृष्ठ होंगे? इसको भाग दे दिया, तो 45 को हमने 8 से गुणा किया तो क्या आ गया? 8 × 5 = 40 का 0 हासिल आ गई 4, 8 × 4 = 32 और 4 = 36, 360 पृष्ठ कुल मिलाकर है। तो सी हमारा सही उत्तर हो गया। भाई किस किस को समझ में नहीं आया बता दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई अगर 1/8 भाग में 45 पृष्ठ है तो एक भाग में कितने पृष्ठ होंगे? तो 1/8 का 45 में भाग दे दिया, 8 ने 45 के साथ गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 55वें प्रश्न के बारे में। दोपहर के 3:10 को लिखा जाता है। भाई दोपहर के जब 3:10 होते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है? भाई जब दोपहर होती है, क्योंकि इस चीज के बारे में आप ध्यान रखना, रात को 12 बजे से लेकर, रात के जब 12 बजते हैं, रात को 12 बजे से लेकर
सुबह के 11:59, सुबह के 11:59 और 59 यहां तक का जो समय होता है उसको जो है पूर्वाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वाहन कहा जाता है, मतलब कि एएम कहा जाता है। और सुबह के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 और 59 को अपराहन कहा जाता है, अपराहन कहा जाता है या फिर पीएम लिखा जाता है। ओके, तो यहां पर जैसे कि हम बात करते हैं कि 3:10, तो भाई यहां रहा 3:10 पूर्वाहन, तो भाई ये यहां पर दोपहर का हमें कहा गया है, तो दोपहर को 3:10 पूर्वाहन हो जाएगा और रात में हो जाएगा, सॉरी दोपहर में पीएम होगा। दोपहर में क्या होगा? पीएम होगा, पीएम होगा। पीएम का मतलब पूर्वाहन नहीं होता, पीएम का मतलब अपराहन होता है। तो दोपहर को क्या हो जाएगा भाई? अपराहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपराहन हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो भाई इस चीज के बारे में गलती मत करना। 3:10 अपराहन को दोपहर के 3:10 कहा जाता है। और ये जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये रात वाला है। अगर आपको रात के 3:10 कहे जाए तो रात को 3:10 पूर्वाहन के होते हैं, या फिर इसको आप एएम कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 56वें प्रश्न के बारे में। बिना अंक के दोहराए अंकों 0, 1, 5, 6 और 9 द्वारा गठित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या है? भाई देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बात करते हैं। भाई बिना अंकों को दोहराए मतलब कि एक अंक को बस एक बार ही लिखना है और अपने को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और उनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो भाई देखिए यहां पर हम बात करते हैं 0, 1, 5, 6 और 9। यहां पर देखिए सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं, क्या होगी? 1, 0, 5, 6, 9। ये क्या हुआ? क्योंकि हम अगर 0 को आगे लेते हैं तो वो 5 अंकों की संख्या नहीं होगी, क्योंकि फिर 0 का कोई मतलब ही नहीं होगा, तो वो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। लेकिन अपने को 0 को भी साथ में लेना है तो हम क्या करते हैं? 1 को आगे लेते हैं, तो ये हो गई 1, 0, 5, 6, 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 9, 6, 5, 1, 0 ये हो गई। अब इसमें से इसको घटाते हैं, 9, 6, 5, 1, 0 में से 1, 0, 5, 6, 9 को घटाते हैं तो क्या आएगा? 1 आ गया, यहां पर बच गया 9, यहां पर क्या बच गया? 10 बच गया। चलिए 10 में से 6 गए, 4 बचा। यहां पर क्या बच गया भाई? यहां पर 4 बचा था। तो अब 4 में से हम क्या करते हैं भाई? हम यहां पर इससे मांग के लेते हैं, तो इससे मांग के लिए तो यहां पर हो गया 14 में से 5 गए 9, यहां पर बचे 5 और यहां पर बचे 8, 8, 5, 9, 4, 1। ये हमारा उत्तर होना चाहिए 85,941। भाई 85,941 हमारा उत्तर होना चाहिए, जो कि बी वाला सही उत्तर बैठ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर नुकसान हो जाता है। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर नुकसान हो जाता है और यदि दुकानदार इस वस्तु को 700 रुपए में बेचता है तो उसे पहले वाले नुकसान से दोगुना लाभ हो जाता है। भाई एक वस्तु को बेचने पर 500 रुपए का नुकसान मतलब कि हानि, घाटा हो जाता है, और यदि दुकानदार इस वस्तु को 700 रुपए में बेचता है तो उसे पहले वाले नुकसान से दोगुना लाभ हो जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर नुकसान होता है और यदि उसको 700 में बेच दिया जाए तो उसे पहले वाले नुकसान से दोगुना लाभ हो जाता है। देखिए मान लीजिए वो वस्तु x रुपए में खरीदी गई थी। यहां पर मैं इसको समझाता हूं आपको, प्रश्न को देखिएगा। मान लीजिए, चलिए पहले इसको साफ करते हैं थोड़ा सा, फिर इसको समझाते हैं आपको। हमें इसमें x मानना पड़ेगा कि भाई मान लीजिए वस्तु को x रुपए में खरीदा गया था, ठीक है? वस्तु को x रुपयों में खरीदा गया था। चलिए अब x रुपये में वस्तु को खरीदा और 500 रुपए में उसको बेचा, लेकिन जब 500 में बेचा तो वहां पर उसको घाटा हो गया। क्या हो गया? घाटा हो गया, कुछ ना कुछ लॉस हो गया। अब जब उसको 700 रुपए में हम बेच रहे हैं, 700 रुपए में बेच रहे हैं, तो पहले जो लॉस हुआ था उससे दोगुना फायदा हो रहा है। मतलब कि लॉस क्या हुआ था? ये वाला उसका लॉस हुआ था, ये उसका लॉस था। x माइनस 500 उसका क्या था? लॉस था। अब इस लॉस से उसको दोगुना फायदा हो रहा है, इस लॉस से दोगुना फायदा उसको हो रहा है। किस चीज से? जब वो उसको 700 रुपए में बेच रहा है, जब वो उसको 700 रुपए में बेच रहा है। तो भाई यहां पर अब आपको क्या करना है? देखिए
उस वस्तु को उसने x रुपए में खरीदा था, ठीक है, लेकिन जब वो 700 रुपए में बेच रहा है तो उसको दोगुना फायदा हो रहा है। तो मतलब कि 700 रुपए में से उसका अगर x को माइनस करते हैं तो दोगुना फायदा हमें मिल रहा है, ये वाला, मतलब कि 2 इंटू एक्स माइनस 500। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमें मिल गया। भाई किस किस को समझ में नहीं आया फिर से एक बार बता दीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। क्या किया हमने कि वो वस्तु जब वो 500 रुपए में बेचता है, जब वो उस वस्तु को 500 रुपए में बेचता है तो उसको नुकसान हो रहा है। तो देखिए, मान लीजिए वो वस्तु उसने x रुपए में खरीदी थी, अब x रुपए में वस्तु को खरीद कर वो 500 रुपए में बेच रहा है। x रुपए में उसने वस्तु को खरीदा, देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको यहां पर समझाता हूं। x रुपए में वस्तु को खरीदा, 500 में बेचा, तो ये उसका हानि मिल गया, क्योंकि मैंने आपको हानि का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि जब आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो आपको हानि मिल जाती है। भाई अपन ने कॉस्ट प्राइस मान लिया है x और अपन ने यहां पर दिया हुआ है कि इसका विक्रय मूल्य है 500 रुपए, तो अपने को ये हानि मिल गई। ओके, अब ये कह रहा है कि उसको अगर 700 रुपए में बेचे, तो 700 रुपए में बेचने पर उसको पहले वाली हानि से दोगुना फायदा हो जाएगा। तो भाई 700 रुपए में उसने बेचा, लेकिन जब 700 में से हम इसका कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो ये उसका हो गया लाभ, लेकिन लाभ उसको हो रहा है इससे दोगुना, हमने उसको बराबर में लिख दिया। अब हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो क्या होगा, 700 माइनस x बराबर 2x माइनस 1000। अब देखिए यहां पर x है, इसको यहां लाते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, तो ये हो गया 2x और एक ये हो गया 3x। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए समझाता हूं मैं आपको। ये 1000 को इस साइड लेके आते हैं, तो 700 में 1000 को जोड़ दिया और इस साइड हो गया 3x, तो x बराबर क्या हो गया, 1700 बट्टा 3। क्या हो गया, 1700 बट्टा 3 हमारा उत्तर होता है। तो यहां पर देखते हैं इसका उत्तर कहां बैठ रहा है, 1700 बट्टा 3 आ रहा है हमारा उत्तर। 1700 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया हमारे पास, 3 5 बार गया और 5 बार गया तो पीछे 20 बच गया, तो 3 6 बार यहां पर गया, 6 बार गया, मतलब 566.6666 आ रहा है, जिसको हम 567 कह सकते हैं ना। 567 भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 566.66 को 567 कहा जा सकता है। तो हमारा क्या उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम इसके और आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा क्या कहता है अगला 58वां प्रश्न। भाई देखिए 58वां प्रश्न में क्या कहता है, थोड़ा सा इसको साफ कर देता ताकि हमें प्रश्न एकदम सही से दिखे। ये देखिए 58वां प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए 58वां प्रश्न में कह रहा है कि जब -1 को 99 बार खुद से गुणा किया जाए तो परिणाम होता है। भाई यहां पर हमने क्या किया, -1 को 99 बार खुद से गुणा किया। अब यहां पर हमारे पास माइनस का 1 है, क्या है भाई, माइनस का 1 है। अब ये माइनस के 1 को जब आप खुद के साथ एक बार गुणा करते हैं तो आपको पॉजिटिव का 1 मिलता है। माइनस के 1 को जब आप अपने साथ 3 बार गुणा करते हैं तो आपको माइनस का 1 मिलता है। माइनस के 1 को जब आप अपने साथ 4 बार गुणा करते हैं, मान लीजिए 4 बार आपने गुणा किया माइनस के 1 को, तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव का 1 मिलेगा। लेकिन जब आप इसको माइनस के 1 को 5 बार अपने साथ गुणा करते हैं, मान लीजिए 5 बार आपने गुणा किया, 5 बार आपने गुणा किया, तो आपको फिर से माइनस का 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप माइनस के 1 को 2 बार गुणा किया, तो 2 क्या है, एक सम संख्या है। भाई आपने सम संख्या बार आपने अगर इसको गुणा किया तो आपको पॉजिटिव का 1 मिल रहा है। लेकिन आपने विषम संख्या मतलब कि अगर आपने माइनस के 1 को 3 बार गुणा किया, 5 बार गुणा किया, 7 बार गुणा किया, 9 बार गुणा किया, तो आपको माइनस का 1 ही मिलेगा। लेकिन जब आपने माइनस के 1 को 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार इतनी बार गुणा किया तो आपको पॉजिटिव का 1 मिलेगा। लेकिन अपने को क्या कहा है, 99 बार, तो ये क्या है, विषम संख्या है। तो हम जानते हैं कि माइनस के 1 को जब विषम संख्या के प्रकार से अगर गुणा किया जाता है तो उसकी जगह पर हमें माइनस का ही 1 मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं 59वें प्रश्न की। तो देखते हैं क्या कहता है हमारा आज का 59वां प्रश्न। देखिए 59वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 59वें प्रश्न में हमारे सामने सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, ये देखिए प्रश्न हम देखते हैं कि यदि a बराबर 31.36 और b बराबर 45.63 है, फिर
2a माइनस बी का मान होगा। भाई देखिए यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हमें पूरी करनी है। क्या होगी कैलकुलेशन भाई? हमारी कैलकुलेशन हमारी होगी कि भाई a बराबर क्या है, तो देखिए 2 इंटू ए। अब 2 इंटू ए क्या है हमारे पास? 31.36 ये हो गया। माइनस में बी करना है हमें 45.63। अब जब इसको हम गुणा करते हैं तो क्या आता है? 6 दूने 12, ऊपर आ गया 1, 3 दूने 6 और 1 7, 2 एकम 2 और 6, माइनस में 45.63। अब देखिए 12 में से माइनस किया तो 12 में से 3 माइनस किया तो 9 आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा? 6 बचा। अब 6 में से 6 गए 0 पॉइंट आ गया। अब देखिए यहां पर देखिए आप 12 में से 5 गए तो पीछे बचा 7, 5 में से 4 गए 1, तो 17.09 हमारा उत्तर होना चाहिए। तो भाई क्या होगा हमारा उत्तर? 17 पॉइंट क्या होगा? 09 हमारा सही उत्तर होगा। देखिए मैं आपको फिर से यहां पर समझाता हूं। यहां पर आप क्या कीजिए, 62.72 माइनस में आप क्या कीजिए 45.63। अब ये देखिए 12 में से 3 गए तो पीछे बचे 9, यहां पर 6 बचे थे, 6 में से 6 गया 0 पॉइंट आया। यहां पर 12 था, 12 में से 12 था, यहां पर 12 में से 5 गए पीछे बचे 7, और यहां पर 5 में से 4 गया पीछे बचा 1, तो 17.09 हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम गणित के लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्या कहता है गणित का आज का हमारा लास्ट प्रश्न। इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, और फिर हम और आगे बढ़ेंगे भाषा की ओर। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की, 60वें प्रश्न की। क्या कहता है? एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई का 4 गुना है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार स्विमिंग पूल इस भूखंड का 1/8 भाग घेर लेता है। भूखंड की लंबाई है। देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझने वाले के पास थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। भाई देखिए आराम से समझना है इसको। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई का 4 गुना है। मान लीजिए इसकी चौड़ाई जो है, देखिए मान लीजिए इसकी चौड़ाई जो है वो है x, तो लंबाई हो गई 4x। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार स्विमिंग पूल, इस पुल जो है यह इस भूखंड का 1/8 भाग घेर लेता है। तो भाई देखिए इस भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया? x गुणा 4x, तो क्या हो गया 4x²। ये इसका क्या हो गया? भूखंड मतलब का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब ये जो स्विमिंग पूल है जिसकी एक भुजा 8 मीटर की है, भाई अगर एक भुजा 8 मीटर की है तो 8 8 64, 8 इंटू 8 ये इसका क्षेत्रफल हो गया, तो 64। ये 64 जो है, ये 64 जो है ये इस 4x² का 1/8 भाग है। ये 64 जो है ये इस 4x² का 1/8 भाग है। तो अपने को पता करना है कि इस भूखंड की लंबाई क्या है, मतलब कि जो x है इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए आप यहां पर, अब इस का 1/8 भाग मतलब कि 4x² इसका 1/8 भाग बराबर कितना है? 64 है। कितना है भाई? 64 है। तो हम क्या करते हैं, 4 से इसको काटा तो 2 आ गया। ठीक है, इस 2 को उस साइड लेके जाते हैं तो x² बराबर क्या आ गया भाई? x² बराबर आ गया 64 गुणा 2, तो कुल मिलाकर क्या हो गया? x² बराबर 8 एंड 6 दूने 12, 128 का वर्ग। तो क्या होगा हमारे पास? अब 128 का वर्ग हम ज्ञात करते हैं भाई। क्या होता है देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। 128 का वर्ग कहीं खाली जगह पर है तो वहां पर जाकर आपको 128 का वर्ग में निकालना समझाता हूं कि भाई कैसे अपने को 128 का वर्ग ज्ञात करना है। देखिए यहां पर हम ज्ञात करते हैं। देखिए 128 लिखा, लाइन खींची, 2 का भाग दिया 64 आया, फिर से 2 का भाग दिया 32 आया, फिर से 2 का भाग दिया 16 आया, फिर से 2 का भाग दिया तो क्या आ गया? 8 आ गया, फिर से 2 का भाग दिया 4 आया, फिर से 2 का भाग दिया 2 आया, 2 का भाग दिया 1 आया। अब देखिए यहां पर 2 2 के आप जोड़े बनाइए, 1 2 3। ठीक है, तो 3 जोड़े अपने पास बन रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, और चौथा जोड़ा हमारा नहीं बन रहा है। तो ये हो गया 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8√2, 8 वर्ग 2 हमारा सही उत्तर होना चाहिए। तो ये देखते हैं इसको क्या उत्तर हमारे पास आता है। चलिए यहां पर ऐसा कोई उत्तर हमें नहीं दिया गया है तो उसको एक बार फिर से मैं चेक करके बता देता हूं, क्योंकि क्या पता हमारे से गलती भी हो गई होगी। उसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं या फिर ये प्रश्न ही गलत होगा। देखिए 8 मीटर का है, 8 मीटर का है इसका। ठीक है,
अब देखिए मान लीजिए इसको हमने x और 4x लिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x और 4x आ गया अपने पास, ठीक है, अपना उत्तर एकदम सही है। अपना उत्तर क्या है, एकदम सही है। क्यों सही है भाई, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि अपने यहां पर जो आंसर आया था वो क्या था, x का मान था। x का मान क्या था, 8√2। लेकिन ये x का मान है, लेकिन अपने से पूछा क्या गया, ये देखिए अपने से प्रश्न में पूछा गया है कि इस भूखंड की लंबाई क्या होगी। तो अपने से इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इस भूखंड की लंबाई क्या होगी। तो अपने को इस प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई का 4 गुना है। तो हमने ये जो x माना था ये इसकी चौड़ाई थी, तो 4 गुना मतलब कि 8√2 को हम 4 के साथ गुणा करते हैं तो 8 चौक 32√2 हमें मिल जाता है। तो क्या होगा, हमारा बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाषा की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा भाग संख्या 3, भाषा में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग के लिए क्यों खास है ऑलराउंडर बीएसएस? बिकॉज आपको बता दें, ऑलराउंडर बीएसएस के फुल कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल मिलती है। मॉडल पेपर के पीडीएफ फाइल का जो सॉल्यूशन है, जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर पेपर सारे के सारे देखने को मिलेंगे और उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जहां पर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सीखने को मिला है और क्या कुछ बचा हुआ है। मतलब कि एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को और इंस्टॉल कीजिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। धन्यवाद। भाषा परीक्षण में सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 1 के बारे में। भाई क्या कहता है अनुच्छेद संख्या 1? सबसे पहले जो अनुच्छेद दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके जो भी प्रश्न हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्या कहता है? अनुशासन का अर्थ है कुछ नियमों और विनियमों का पूर्ण अनुपालन। यह विशेष रूप से छात्रों के लिए एक व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन में बच्चे को समय का पाबंद, नियमित और ईमानदार बनाने के लिए अनुशासन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इससे उनके अध्ययन और जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनुशासन आत्मनियंत्रण और समर्पण की मांग करता है। एक व्यक्ति जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है वह दूसरे को नियंत्रित नहीं कर सकता। यह एक गुण है और इसकी खेती बचपन से करने की जरूरत है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह वांछित परिणाम लाने में विफल होगा। जो कुछ अनुशासन का पालन करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। जो लोग जीवन में कुछ हासिल करते हैं ईमानदारी से प्रयासों के साथ अपने लक्ष्यों का सख्ती से पालन करते हैं। एक छात्र को अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार, समर्पित और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। यदि कोई छात्र महान पुरुषों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करता है तो वह सीखेगा कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और उन्हें कैसे दूर करना है। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि उन्हें घर और स्कूल दोनों में कुछ नियमों का पालन करना होगा। भाई ये तो था हमारा गद्यांश। अब इस गद्यांश में इसके उत्तर हमें कैसे देने हैं? भाई देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? भाई सबसे पहला प्रश्न, आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में। एक बच्चा बनाने में अनुशासन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। एक बच्चा बनाने में अनुशासन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। क्या? समयनिष्ठ, ईमानदार, नियमित, ये सभी। भाई इनमें से कैसा बच्चा बनाने के लिए अनुशासन एक प्रमुख भूमिका निभाता है? भाई समयनिष्ठ, ईमानदार और नियमित, ये तीनों प्रकार के बच्चे, यानी कि ये तीनों गुण एक बच्चे में अगर आप चाहते हैं तो उस बच्चे को अनुशासन की पालना करनी होगी। तो उस बच्चे को अनुशासन की पालना करनी होगी। तो भाई क्या होगा हमारा उत्तर? हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 62वें प्रश्न की। अनुशासन आत्मनियंत्रण और डैश 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 की मांग करता है। अनुशासन आत्मनियंत्रण और डैश 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 की मांग करता है। आइए बात करते हैं। यहां पर कहीं ना कहीं इसका उत्तर दिया गया होगा। अनुशासन आत्मनियंत्रण और समर्पण की मांग करता है। ये रहा हमारा उत्तर। तो क्या होगा? समर्पण हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, क्या कहता है। समर्पण शब्द के लिए पर्यायवाची लिखिए। भाई जो समर्पण शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? समर्पण शब्द का पर्यायवाची, समर्पण, समयनिष्ठ, विश्वास, प्रतिबद्धता या जीतना। भाई इसका उत्तर होगा प्रतिबद्धता। क्या होगा? प्रतिबद्धता मतलब को खुद को समर्पित करना, समर्पण करना, किसी कार्य के प्रति बांधना, किसी कार्य के प्रति बांधना मतलब कि प्रतिबद्धता, यही हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 64 के बारे में। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक है। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक है, क्या है भाई? अनुशासन। क्या है भाई? अनुशासन, क्योंकि बार बार इस शब्द का उपयोग हुआ है इस गद्यांश में, बार बार अनुशासन का उपयोग हुआ है, इस शब्द का उपयोग हुआ है। देखिए अनुशासन, फिर से अनुशासन, फिर से देखिए बार बार इसी शब्द का उपयोग हो रहा है, इसी कारण से हमारा यही शीर्षक हो जाता है। बाद में बात करते हैं 65वें प्रश्न के बारे में। बच्चे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे सीखेंगे? आत्मनियंत्रण और समर्पण द्वारा, नियमों और विनियमों का पालन करके, उनके माता पिता के आदेशों का पालन करके, महापुरुषों द्वारा निर्धारित कुछ सिद्धांतों का पालन करना। अभी देखिए इसका उत्तर हम देखते हैं क्या है। प्रश्न क्या दिया गया था, एक बार फिर से देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न था बच्चे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे सीखेंगे। देखिए इसका उत्तर यहां पर पड़ा है, देखिए आपको दिखाते हैं। सामने करना, दूर, दोनों नियमों का पालन करना होगा। ये देखिए, यदि कोई छात्र महान पुरुषों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करता है तो वह सीखेगा कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखिए महान पुरुषों के सिद्धांतों की पालना करना, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद संख्या 2 हमें क्या कहता है, देखिएगा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा एक 24 वर्षीय लड़का चिल्लाया, पिताजी देखो पेड़ पीछे जा रहे हैं। पिताजी मुस्कुराए और पास बैठे एक युवा जोड़े ने 24 साल के बच्चे के दयालु व्यवहार को देखा। अचानक वह फिर से बोला, पिताजी देखो बादल हमारे साथ चल रहे हैं। दंपति विरोध नहीं कर सके और बूढ़े व्यक्ति से कहा, आप अपने बेटे को एक अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, मैंने किया और हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं। मेरा बेटा जन्म से अंधा है, उसे आज ही मेरी आंख लगी। इस संसार में हर एक व्यक्ति की एक कहानी है। इससे पहले कि आप किसी को सही मायने में जान लो, कभी कभी भी किसी का अनुमान मत लगाओ, क्योंकि सच आपको चौंका सकता है। भाई इसमें क्या कहा गया कि एक बच्चा था जो बचपन से अंधा था और उसके पिताजी उसको हॉस्पिटल मतलब कि अस्पताल लेकर के गए थे और उसके पिताजी ने अपनी आंख निकलवा कर उस बच्चे को दे दी। और जब वो बच्चा और पिताजी वापस ट्रेन से घर आ रहे थे तो बच्चा कह रहा था कि पापा देखिए पेड़ हमारे साथ आ रहे हैं, बादल हमारे साथ आ रहे हैं। तो पास में एक 24 वर्षीय पति पत्नी दो थे, वो बैठे थे। वो कह रहे थे कि यार ये आप बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ, चेक कराओ। तो पिताजी ने कहा, भाई मैं अस्पताल से ही आ रहा हूँ, मेरा बच्चा बचपन से ही ये कुछ नहीं देख सकता था लेकिन आज ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन इसको सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। लेकिन इसका यहाँ पर क्या कहा गया कि किसी के बारे में भी कुछ भी कहने से पहले आप उसके बारे में जान लीजिए, फिर उसके बारे में बात कीजिए। भाई 66वें प्रश्न की बात करते हैं, क्या कहता है हमारा 66वां प्रश्न। लड़के के बचकाने व्यवहार को किसने देखा। लड़के के बचकाने व्यवहार को एक युवा युगल ने देखा। एक युवा युगल ने देखा मतलब कि एक जो है 24 वर्षीय युगल ने देखा था। बात करते हैं 67वें प्रश्न के बारे में, क्या कहता है। किसने खुशी के साथ कहा कि बादल उसके साथ चल रहे हैं। भाई लड़के ने कहा, छोटा जो लड़का था उसने कहा कि बादल उनके साथ चल रहे हैं। 68वें प्रश्न की बात करते हैं। दंपति को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि डॉक्टर जल्दी आ गया। नहीं भाई साहब ये नहीं है। क्योंकि बुढ़ा उन पर चिल्ला रहा था, नहीं, ऐसे कोई जिक्र नहीं किया गया है। लड़के के बचकाने व्यवहार को पिता द्वारा ना रोकने पर, बूढ़े व्यक्ति के बचकावे व्यवहार के कारण, नहीं। इसका उत्तर होगा सी,
कि भाई लड़का जो था वो बचकावा व्यवहार कर रहा था, मतलब कह रहा था कि भाई पेट चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन उसके पापा उसको कुछ नहीं कह रहे थे, इस कारण से उनको गुस्सा आ गया। आइए 69वें प्रश्न की बात करते हैं। अनुच्छेद के अनुसार प्रतिरोध शब्द का अर्थ है, भाई प्रतिरोध मतलब कि प्रतिरोध करना, रोकना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रोकना, रोकें। आप इसका प्रतिरोध क्यों नहीं करते, आप इसको रोकते क्यों नहीं हो? डी हमारा सही उत्तर होगा। 70वां, संसार में हर एक व्यक्ति के पास है क्या? उसकी खुशी, उसकी कहानी, उसका हिस्सा, उसकी भावना है। इस गद्यांश के मुताबिक उसके पास, हर किसी के पास अपनी एक कहानी है। क्या है भाई? कहानी है। यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है क्या है? इस संसार में हर व्यक्ति की एक कहानी है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 3 के बारे में। क्या कहता है अनुच्छेद संख्या 3? घोड़ा बहुत उपयोगी जानवर है। यह लगभग हर देश में पाया जाता है। यह घास या चने को खाता है। इसका उपयोग लंबी दूरी पर सवारी करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शहरों में गाड़ी से सामान ले जाने के लिए किया जाता है। एक अरबी घोड़ा विश्व प्रसिद्ध है। इसका उपयोग सेना द्वारा सैनिकों को ले जाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खेलों में भी किया जाता है। घुड़दौड़ और पोलो बहुत लोकप्रिय खेल हैं जिसमें घोड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घोड़ों को अस्तबल में रखा जाता है। उन्हें स्वस्थ और फिट रखने के लिए एक बड़ी देखभाल और उचित आहार की आवश्यकता होती है। भाई ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमें पता चला है कि भाई घोड़ों के बारे में बात की गई है, घोड़ा कितना महत्वपूर्ण है, कौन से खेलों में उपयोग किया जाता है, सब कुछ हमें बताया गया है। 71वें प्रश्न की बात करते हैं। घोड़ा भोजन के तौर पर क्या खाता है? घोड़ा भोजन के तौर पर क्या खाता है भाई? यहां पर इस प्रश्न में उत्तर दिया गया है, घोड़ा घास और चने को खाता है। घोड़ा घास और चने को खाता है। 72वां प्रश्न हमें क्या कहता है? देखिए 72वां प्रश्न हमारे सामने है। क्या कहता है? शहरों में घोड़े का उपयोग कैसे किया जाता है? शहरों में घोड़े का उपयोग एक गाड़ी से सामान ले जाने के लिए किया जाता है। देखिए यहां पर इसका उत्तर रहा है, इसका उपयोग शहरों में गाड़ी से सामान ले जाने के लिए किया जाता है। यह हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 73वें प्रश्न की। किस घोड़े का उपयोग सेना में किया जाता है? भाई किस घोड़े का उपयोग सेना में किया जाता है? तो भाई इसके अंदर दिया गया था, एक अरबी घोड़े का उपयोग सेना में किया जाता है। तो यह हमारा सही उत्तर हो गया। 74वें प्रश्न की बात करते हैं। घोड़ों को कहां पर पालतू बनाया जाता है? घोड़ों को अस्तबल में। कहां पर भाई? अस्तबल में पालतू बनाया जाता है। अस्तबल में, ये देखिए यहां पर दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं। घोड़ों को अस्तबल में रखा जाता है, वहीं पर उनको पालतू बनाया जाता है। 75वें प्रश्न की बात करते हैं। स्वस्थ का विपरीत है। स्वस्थ का विपरीत क्या होता है भाई? अस्वस्थ। क्या होता है भाई? अस्वस्थ। इसका उल्टा होता है, विपरीत होता है। बात करते हैं 76वें प्रश्न की, या फिर गद्यांश नंबर 4 के बारे में। चौथा अनुच्छेद में क्या कहता है? बात करते हैं। एक विद्वान पंडित एक बार अकबर के दरबार में गया। उन्होंने राजा और उनके दरबारियों से कहा कि उन्हें कई अलग अलग भाषाओं में महारत हासिल है। पंडित धारा प्रवाह कई भाषाएं बोल सकते थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा का नाम बताने के लिए अदालत में सभी को चुनौती दी। जब सभी असफल हो गए तो बीरबल ने चुनौती स्वीकार किया। उस रात बीरबल चुपचाप पंडित के कमरे में चला गया जब वह सो रहा था। वह पंडित के कान में फुसफुसाया और उसके कान में एक पंख लगा दिया। पंडित अधजगा हुआ, अचानक रोया और अपनी मातृभाषा में शब्दों को चिल्लाया। आइए बात करते हैं सबसे पहले 76वें प्रश्न के बारे में। भाई इस गद्यांश को आप एक बार पढ़ लेना, समझ लेना और आपको समझ में आ गया होगा। अकबर के दरबार में कौन आया था? अकबर में दरबार में कौन आया था? भाई एक विद्वान, एक बार अकबर के एक विद्वान पंडित आया था। 77वें प्रश्न की बात करते हैं। पंडित ने क्या जानने का दावा किया? पंडित ने
कई भाषाओं में महारत हासिल करने का दावा किया। 78वां प्रश्न, पंडित ने क्या चुनौती दी थी? पंडित ने चुनौती दी थी कि उसकी मातृभाषा का नाम बताइए। भाई पंडित को बहुत सी भाषाएं आती थी और पंडित ने कहा था कि भाई मेरी मातृभाषा का नाम बताइए, ये उसने जो है वहां पर चुनौती दे दी थी। तो वहां पर ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। 79 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहता है 79 प्रश्न, एक अनुच्छेद के लिए इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? पंडित महारत, बीरबल चतुर दरबारी, अकबर की बुद्धिमत्ता, बीरबल की हैकड़ी। भाई बीरबल ने लास्ट में एक देखिए, इस जो गद्यांश के लास्ट में आप देखिएगा बीरबल ने किस प्रकार से उसकी मातृभाषा का पता लगाया, मतलब कि बीरबल क्या था, बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, आइए ये नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सोए हुए का विपरीत है, सोए हुए का विपरीत है सजग, मतलब कि जगा हुआ। सोए हुए का विपरीत है सजग, मतलब कि जगा हुआ हमारा सही उत्तर है। तो भाई 80 में से 80 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। फुल कोर्स अगर आपको चाहिए तो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर दें और ये मॉडल पेपर आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट allrounderbss.com पर मिल सकता है, जाकर आप ले सकते हैं। और फुल कोर्स किताब और मॉडल पेपर जरूर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग के लिए क्यों खास है ऑलराउंडर बीएसएस? बिकॉज आपको बता दें, ऑलराउंडर बीएसएस के फुल कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल मिलती है, मॉडल पेपर के पीडीएफ फाइल का जो सॉल्यूशन है, जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लास्ट ईयर पेपर सारे के सारे देखने को मिलेंगे और उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जहां पर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सीखने को मिला है और क्या कुछ बचा हुआ है। मतलब कि एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल को और इंस्टॉल कीजिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।